Hey guys, आईपीमेट इंदौर 2021 लास्ट ईयर का पेपर आई एम इंदौर ने रिलीज कर दिया है ऑफिशियली। और आई एम वेरी श्योर कि आज की डेट में आप सबके पास पेपर आ चुका होगा। एंड यू मस्ट बी वंडरिंग कि यार ये क्वेश्चन की वैरायटी कैसी है, टॉपिक कहाँ से था, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या था, राइट, और आंसर क्या है ना। पेपर तो उन्होंने रिलीज कर दिया है बट आंसर की डिक्लेयर नहीं किए, शो नहीं किए, राइट। सो सुपर ग्रेड्स की टीम आपके लिए लेकर आई है सॉल्यूशंस पूरे 60 क्वेश्चंस का इन 3 पार्ट्स, राइट। सो हम लोग उसको 3 पार्ट्स में कर रहे हैं, राइट। फर्स्ट पार्ट हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि इस वीडियो में हम लोग करवा रहे हैं 1 to 15। उसमें से 10 क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर कैटेगरी के होंगे, सेक्शन के होंगे, बाकी 5 क्वेश्चंस एमसीक्यू के होंगे, राइट। नेक्स्ट वीडियो में 16 क्वेश्चन से लेकर 30 क्वेश्चन तो जो एमसीक्यू सेक्शन है वो करवाएंगे, राइट। एंड थर्ड वीडियो वुड बी ऑन कंप्लीटली ऑन इंग्लिश सेक्शन। ओके, so get ready and charge up for seeing the solution of the entire paper. Okay, let's begin. तो गाइस स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुका है। शॉर्ट आंसर सेक्शन का ये पहला क्वेश्चन था। नंबर सिस्टम टॉपिक था जिससे क्वेश्चन पूछा गया था, और उसके अंदर एक टॉपिक हम लोग करते हैं, दैट इज फैक्टर थ्योरी। इट्स क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दैट। सो एक बार रीड करते हैं एंड अप्रोच देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए था। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच डिवाइड 1890 डॉट मीन्स प्रोडक्ट, राइट। यहाँ पे डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, इंटू 130 इंटू 170, राइट। ये जो प्रोडक्ट होगा, इस प्रोडक्ट को ऐसे कितने पॉजिटिव इंटीजर्स जो डिवाइड करेंगे, मतलब इस प्रोडक्ट के वो फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स की काउंट की बात कर रहा है, फैक्टर्स कितने होंगे इस प्रोडक्ट के, ठीक है। एंड आर नॉट डिविजिबल बाय 45, और वो जो फैक्टर्स होंगे वो 45 से डिवाइड नहीं होने चाहिए। 45 से डिवाइड नहीं होने चाहिए मतलब 45 के मल्टीपल्स वो फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। तो दो चीजें आपसे पूछ रहा है, फैक्टर्स तो होने चाहिए, इस नंबर के फैक्टर्स तो पूछ रहा है, बट वो फैक्टर्स 45 के मल्टीपल्स नहीं होने चाहिए, राइट। सो इस नंबर को सबसे पहले आप कुछ मान लीजिए। लेट द नंबर दिस, इस नंबर को आप n मान लीजिए। n इक्वल्स टू 1890 इंटू 130 इंटू 170। इस नंबर को आपने क्या मान लिया, n, ठीक है। और इसके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग कैलकुलेट कर लें। अप्रोच कुछ ऐसी होगी, अप्रोच शुड बी लाइक दिस, कि हम इस नंबर के सारे फैक्टर्स पहले निकाल लें, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट कर लें हम लोग इस नंबर के ऑफ n। इसमें सारे आ जाएंगे, है ना, सारे फैक्टर्स कैलकुलेट हो जाएंगे, काउंट हो जाएंगे। उसमें से वो माइनस कर देंगे जो फैक्टर्स 45 के मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। सो इनमें से हमें माइनस करना पड़ेगा फैक्टर्स, राइट, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स माइनस फैक्टर्स विच आर फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ M45 बोलते हैं, विच आर मल्टीपल ऑफ 45, ठीक है। क्योंकि वो नहीं चाहिए, अनवांटेड है वो, तो टोटल फैक्टर्स में से वो फैक्टर जो 45 के मल्टीपल है माइनस करनी, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। पहले ये निकालेंगे फिर ये निकालेंगे। इसका फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स, राइट। जो फैक्टराइज फॉर्म होता है, एन को हम सबसे पहले फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनकी पावर्स में +1 करके सबको मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल फैक्टर्स आ जाएंगे। लेट्स डू इट। सबसे पहला काम इसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना। सो रैंडम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 1890 दिख रहा है कि यहाँ पे डिविजिबल हो जाएगा, है ना। 18 से कर लो, 18 105 आ जाएगा, है ना। 18 इंटू 105 फैक्टराइजेशन। 130 में 10 का फैक्टर दिख ही रहा है, सो 13 इंटू 10 लिख सकते हो। 170 में भी 10 का फैक्टर दिख रहा है, सो 17 इंटू 10 कर सकते हो। हम कर क्या रहे हैं, नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में ले जा रहे हैं। तो प्राइम फैक्टर्स चाहिए बेस में हमको, राइट। सो 18 टूटेगा एज 9 टू जा 9, फिर से टूटेगा 3 स्क्वायर, तो ये हो गया 3 स्क्वायर। 9 टू जा 18 हो गया। 105 को आप और तोड़िए, 15 7 का होता है। 15 फिर टूटेगा 3 5 7, तो इसको लिख सकते हैं 105 को 3 इंटू 5 इंटू 7, ये आपका 105 हो गया, ये 18 हो गया। और यहाँ पे 13 इज प्राइम, राइट, 17 इज प्राइम, और 10 10 10 10 मल्टीपल 100, 100 मतलब 25 फोर जा, ठीक है। सो 25 फोर जा इज 5 का स्क्वायर, 25 फोर जा इज 2 का स्क्वायर। क्यों ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज हम प्राइम में अल्टीमेटली लीड करना चाह रहे हैं, पहुंचना चाह रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में। सो मेरे ख्याल से अब सभी प्राइम दिख रहे हैं आपको एक शॉट में। अब इकट्ठा कर लेते हैं, जितने भी टू हैं अलग अलग पावर्स में, उसको इकट्ठा करते हैं, राइट। यहाँ पे एक टू है, यहाँ पे 2 स्क्वायर है, तो बेस सेम अगर होती है पावर्स जुड़ी आती हैं। सो 2 2 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3। 3 और कहीं दिख रहा है, 3 स्क्वायर 3, और कहीं 3 दिख रहा है नहीं, तो 3 की पावर
3 हो जाएगी। 5 देखिएगा, 5 स्क्वायर 5, ये भी 5 क्यूब हो जाएगा, है ना। 7 का एक ही पावर है, अकेला 7 है, अकेला 13 है और अकेला 17 है। तो अब जो फॉर्म है एन का, इस प्रोडक्ट का एन, इसको हम बोल रहे हैं, इसके हम नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला ऑफ, मैं उसको कहता हूँ एनएफ। एनएफ मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स। कैसे निकालते हैं? द फॉर्मूला इज, जो भी प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं आपको, उनकी जो भी पावर्स हैं, यहाँ नहीं दिख रही मतलब वन वन है, राइट। इन सब में आप वन वन जोड़ लीजिए। सो इट इज 4 into 4, इसमें भी वन जोड़ लिया, इसमें भी वन जोड़ लिया, 4 into, यहाँ पे सब वन वन जोड़ेंगे तो 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2, सो 2 into 2 into 2 हो जाएगा। ठीक है। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्लियर? तो इसको आप यहाँ लिख सकते हैं, 4 into 4 into 4, एंड 2 क्यूब इज 8 हो जाएगा बेसिकली। हम 2 क्यूब को 8 लिख देते हैं, ये हो गया, राइट। अब इसमें से हमको माइनस करना है वो फैक्टर्स, इनमें से बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होंगे जो 45 के मल्टीपल्स होंगे, राइट। सो वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट अस सी। सो उसका ये तरीका होता है कि भाई 45 जो है, राइट, यहाँ पे ये जो नंबर है, इस नंबर में से हम लोग 45 को एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ नंबर होता है उसके फैक्टर्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो वो सारे फैक्टर्स जो होंगे वो 45 के मल्टीपल्स होंगे। सो 45 की बात करते हैं। 45 कैसा होता है? इट इज 9 5 9 को आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर into 5। ठीक है। तो 3 स्क्वायर 9 and 5, 3 स्क्वायर 5 को हमें बाहर निकालना है इस नंबर में से। ठीक है। तो आप देखिए मैं ऊपर करता हूँ, स्पेस है, इसको रब नहीं कर रहा हूँ। सो यहाँ 3 क्यूब है, 3 स्क्वायर बाहर निकालो। सो एन ही है, बट उसमें हम लोग 3 स्क्वायर बाहर निकालेंगे, बिकॉज 45 में 3 स्क्वायर होता है, उसको बाहर लिखते हैं। 3 स्क्वायर, एक 5 भी चाहिए तो एक 5, यहाँ पे अपना 5 क्यूब है, एक 5 बाहर निकालते हैं। ठीक है। तो ये आपका 45 ने बाहर लिख दिया। ठीक है। अब जो छूट गया उसको पूरा का पूरा लिख दो, जो बच गया उसको पूरा का पूरा लिख दो। ठीक है। सो यहाँ पे 3 स्क्वायर बाहर गया, एक 3 छूटा है, 2 क्यूब तो पूरा ही बचा है, तो मैं रेड कलर इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि हम बता पाए कि भाई ये पोर्शन के फैक्टर्स आपको निकालना है। रेड रेड कलर में जो भी आपको दिख रहा है उस पार्ट ऑफ नंबर का आपको फैक्टर्स कैलकुलेट करना है, और सारे फैक्टर्स क्या होंगे? 45 के मल्टीपल्स। ठीक है। सो 2 क्यूब ऐसा कैसा, 3 क्यूब में से 3 स्क्वायर ले चुके हैं हम, तो एक 3 बचेगा, राइट, एक 3 बचेगा। 5 क्यूब में से 5 ले चुके हैं, 5 स्क्वायर बचेगा, और बाकी तो ये पूरा ही बच जाएगा, 7 13, 7 into 13 into 17। क्लियर? सो ये जो रेड पार्ट है, इसके इस पोर्शन के जितने भी फैक्टर्स बन सकते हैं वो सारे फैक्टर्स 45 के मल्टीपल्स होंगे, बिकॉज बाहर हमने क्या रखा हुआ है? 45, 45 इंटू फर्स्ट फैक्टर, जो भी इनके जो कॉम्बिनेशन से जो फैक्टर्स बनेंगे, जितने ही बनेंगे, इंटू 45 जो भी होगा, तो सारे 45 के मल्टीपल्स होंगे, विच वी डोंट वांट। सो लेट्स कैलकुलेट। हमें इस पोर्शन के इस पार्ट का हमें एनएफ निकालना है, दैट इज नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। ठीक है। सो फॉर्मूला इज सेम, जो भी पावर्स दिख रही है प्राइम फैक्टर्स की उसमें +1 कर लो, राइट। सो 3 दिख रहा है तो यहाँ पे +1 4, यहाँ पे 1 दिख रहा है तो इंटू 2, यहाँ पे 2 दिख रहा है 3, यहाँ पे तो 8 आ ही जाएगा, 2 2 2, राइट, 2 × 2 × 2, ये तो 8 रहेगी। ठीक है। सो यहाँ पे लिख देते हैं इसको, 4 into 2 into 3 into 8 कर सकते हो। ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे एंड यूल गेट द आंसर। कुछ अगर कॉमन आ पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सो आई कैन सी व्हाट ऑल थिंग्स आर कॉमन। 8 इज कॉमन, 4 इज कॉमन, तो आप 8 × 4 को कॉमन ले लो। ठीक है। 8 × 4 इज कॉमन। यहाँ क्या बच जाएगा? 8 4 कॉमन आगे दो, और इट इज 4 4 16 बच जाता है। 8 4 लिए तो यहाँ पे 6 बच जाता है, राइट। सो इट इज 8 4 32 into 10, so answer would be 320, that is your answer। क्लियर guys? ठीक है, इजी था। सो इसकी डिटेलिंग्स हम लोग क्लासरूम में देते हैं कि भाई कैसे इसको हम एनएफ का जो फॉर्मूला है वो कैसे आता है, 45 के मल्टीपल्स। ज्यादा हम एक्सप्लेनेशन पे हम नहीं जा रहे। राइट नाउ दिस इज द वीडियो जहाँ पे हम सोल्यूशंस दे रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर रीजनिंग पता होनी चाहिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके गाइस, सो सेकंड क्वेश्चन, लेट्स सी। बड़ा सिंपल सा है, एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया है, राइट। ऑप्शंस दिए नहीं है, सो लेट्स सी कैसे सॉल्व करेंगे। और ये बहुत कंट्रोवर्सी सॉर्ट ऑफ हो गई थी जब हमने लाइव इसका एनालिसिस लिया था। जिस दिन पेपर था इंदौर का, उसके नेक्स्ट नेक्स्ट डे क्या सेम डे पे 3 बजे हम लोग गए थे। काफी सारे स्टूडेंट बोले सर ये
जो आप ले रहे हैं, आई टुक दिस डॉट राइट एज प्रोडक्ट, बिकॉज जो पीसीएम के स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता है कि ऐसी जो सीरीज होती है इसमें डॉट का मतलब डेसिमल नहीं होता है, इट मींस प्रोडक्ट, राइट। बट जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं हु अटेम्प्टेड इट, राइट, दे टुक एज अ डेसिमल, तो उनको लगा जो सीरीज है 1.3 5.7 9.11 एंड सो ऑन की सीरीज है, ऐसे उन्होंने 10 टर्म्स निकाल ली, उन सबको जोड़ लिया एंड दे पुट इट, एंड सरप्राइजिंगली जो समेशन आ रहा था वो एक इंटीजर आ रहा था। मैंने भी करके देखा था बाद में, जो सम टोटल था वो एक इंटीजर आ रहा था। कहने का मतलब इसमें आपको आंसर टाइप करने पड़ते हैं, राइट, तो उसमें डेसिमल नंबर्स ऐसी चॉइस नहीं रहती, जो भी आपको फिल करना रहता है वो एक इंटीजर वैल्यू ही आती है, ठीक है। सो फर्स्ट थॉट आई सेट कि यार डेसिमल नंबर्स आप ऐड कर रहे हो तो फिर डेसिमल आंसर आएगा एंड यू कैन नॉट टाइप दैट डेसिमल आंसर, राइट, सो गलत होगा। बट जब when मैंने खुद ने ऐसे सॉल्व किया तो इन सबको 10 टर्म्स तक जोड़ के एक इंटीजर वैल्यू आ रही थी, ठीक है। तो बट है ना, बट जो आइडियली है, अगर हम पीसीएम के हिसाब से बात करें, बिकॉज आईपीएम इंदौर अगर बात करें अलजेब्रा एंड ऑल दोस थिंग्स, तो पीसीएम के हिसाब से चलेगा। आपने नोटिस किया होगा पिछले वाले क्वेश्चन में उसने डॉट लगाए थे, राइट, 3 नंबर्स थे, उनका प्रोडक्ट था तो डॉट यूज किया था। तो वहां से आपको समझना चाहिए कि भाई उनका मतलब ये डॉट मीन्स, पिछले क्वेश्चन से इसको रिलेट कर सकते हो ना आप, तो डॉट का मतलब इट इज नॉट डेसिमल, इट इज प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा, कॉमर्स स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटीज के बच्चे, प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो गाइज लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कुछ बेसिक फॉर्मुलेज आपको पता होना चाहिए नॉट टू क्रैक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट। हालांकि आप 1 into 3 5 into 7 9 into 11 करके भी आप 10 टर्म्स है, ऐसे तो नहीं कि 100 टर्म्स है, कुछ नहीं सूझ रहा है आपको तो भी आप 10 टर्म्स ऐसे लिख लेते हैं और फटाफट उनको, क्योंकि कैलकुलेटर तो मिलता ही है ना, तो एक ऑप्शन है तो कैलकुलेटर पे जाओ, 10 टर्म्स लिख लो फटाफट, आंसर तो आ ही जाएगा, है ना, कोई डाउट नहीं है, बिकॉज मुश्किल सीरीज नहीं है ये कि यार नेक्स्ट टर्म कौन सा आएगा, ठीक है। कॉमन सीरीज आपको दिख रही होगी, कॉमन मतलब जैसे इसका 1 है, फिर ये 5 है, फिर ये 9 है, तो कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा है 4 का चल रहा है, तो ऐसे ही आप आगे ही टर्म्स ले सकते हो, ठीक है। फिर इंटू लगा है, 3 है, फिर 7 है, फिर 11 है, राइट, तो जो सेकंड नंबर है हर एक टर्म के अंदर उसकी भी सीरीज चल रही है, ठीक है। तो ऐसे आप 10 टर्म्स लो, उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, उनको जोड़ लो, you'll get the answer। एक तरीका तो वो था, कुछ नहीं आता है तो भी आप ये कर सकते थे, ठीक है। बट मैथ्स के स्टूडेंट कैसे करते हैं वो उस तरीके से आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आइडियली कैसे किया जाता है वो देखते हैं। It's a mix of two, combination of two series, right, in the terms। So 1 into 3, तो हम जो सीरीज है, हम सीरीज की बात करें, सीरीज कौन सी मर्ज हो गई है, राइट। सीरीज 1 जो चल रही है, राइट, सीरीज 1 जो चल रही है वो देखते हैं, इट इज 1 देन 5, राइट, देन 9, राइट, एंड सो ऑन, ऐसे 10 टर्म्स तक हम जाएंगे। बट हमें जनरलाइजेशन करना है तो हम बोलेंगे एन टर्म्स तक का, ठीक है, एन टर्म्स तक का सम, बिकॉज वी वांट टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो जनरल टर्म कैसे निकलता है, एपी है ये, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज 4, फर्स्ट टर्म हमको पता है, एंड एन टर्म्स तक का हमें जनरल टर्म निकालना। तो ए एन का जो फॉर्मूला होता है, ए इज 1, ठीक है, प्लस एन जनरलाइज कर रहे हैं n-1, कॉमन डिफरेंस इज 5 - 1 दैट इज 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4n, ठीक है, -4 + 1 इज -3, तो ये आपका जनरल टर्म कहलाएगा फर्स्ट सीरीज जो चल रही है, ठीक है। सीरीज 2 देखते हैं, सीरीज 2, इसके अंदर जो मिक्स चल रही है, सीरीज 2 इज 3 3 7 11 एंड सो ऑन, 3 7 11, एंड इसको भी हम एन टर्म्स तक ले जाते हैं और इसकी जनरल टर्म कैलकुलेट करते हैं, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1d, ए इज फर्स्ट टर्म, इट इज 3 + n-1, d इज व्हाट 4, ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा 4n -4 एंड 3 इज -1, ठीक है। सो ये जनरल टर्म्स आ गए आपके, 4n - 3 4n - 1। जनरल टर्म का मतलब ये होता है एन की वैल्यू आप जब 1 रखोगे, है ना, तो 1 रखोगे तो you'll get फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म का फर्स्ट नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे n 1 रखोगे तो 4 1 4 -1 3, आपको सेकंड जो नंबर है फर्स्ट टर्म के अंदर मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो आपको मिल जाएगा, तो 1 × 3 आपको मिल जाएगा। ऐसे 2 रखोगे तो 5 7 मिल जाएगा, रख के देखो आप, 2 4 2 8 -3 करोगे 5 आ जाएगा, 4 2 8 8 -1 7 आ जाएगा, तो ऐसे आपको सारी टर्म्स मिलती जाएंगी। सो दीज टू जनरल टर्म हैज टू बी मल्टीप्लाइड टू गेट द जनरल टर्म ऑफ दिस गिवन सीरीज, ठीक है। तो ये हमने सेपरेट सीरीज निकाली थी, सेपरेट सीरीज को सेपरेटली निकाल के जनरल टर्म निकाला था। अब जो हमें गिवन सीरीज दी गई है उसका जनरल टर्म क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, इन दोनों को प्रोडक्ट कर दिया, जनरल टर्म ऑफ गिवन सीरीज। सो जो गिवन सीरीज है उसका प्रोडक्ट निकालने के लिए हम देखते हैं इस सीरीज का जनरल टर्म क्या होगा, ये तो सेपरेटली करके हमने निकाला था, राइट। सो जनरल टर्म वुड बी प्रोडक्ट ऑफ दिस 4n - 3 इनटू, क्योंकि यहाँ पे इनटू है तो हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4
एन माइनस वन। ठीक है, सो यहाँ पे आप बोल सकते हो ए एन ऑफ गिवन सीरीज। ठीक है, इस सीरीज का जनरल टर्म ये है। ठीक है, मैथ्स के स्टूडेंट को पता है कि हम लोग समेशन कैसे निकालते हैं, बिकॉज हमें सम टोटल चाहिए टिल 10 टर्म्स। तो हम सिग्मा वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, बट बिफोर दैट इन टू ओपन द ब्रैकेट। सो लेट्स ओपन द ब्रैकेट। यहाँ पे आएगा 4n इट इज 16n स्क्वायर, राइट। माइनस 4n माइनस 12n जोड़ेंगे तो माइनस 16n आ जाएगा, माइनस 3 इंटू माइनस 1 इज प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है जनरल टर्म है इस गिवन सीरीज की। एन इक्वल टू 1 रखोगे तो पूरा आपको 3 1 जा 3 होता है ना, तो यू विल गेट 3। चाहो तो आप रख के देख लो एन इक्वल टू 1। तो 1 रखा तो ये 0 हो जाएगा, है ना। दिस दिस इज बिकम 1 रखोगे 16 माइनस 16 0, 3 आ जाएगा, तो 1 इंटू 3 3 होता है। ठीक है, सो दैट इज द जनरल टर्म। तो अगर हमें सिग्मा निकालना रहता है, सिग्मा चाहिए मेरे को, सिग्मा ऑफ ए एन, इस जनरल टर्म का हम सिग्मा निकाल लेते हैं और फिर एन 10 पुट कर देते हैं। तो इसमें सिग्मा लगेगा, राइट। 16n स्क्वायर माइनस 16n प्लस 3, करेक्ट। अब 16 कांस्टेंट है, 16 सिग्मा एन स्क्वायर माइनस 16 सिग्मा एन प्लस सिग्मा ऑफ 3। ठीक है, तो इसको आप जब सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एन का फॉर्मूला क्या होता है, और जब कांस्टेंट होता है तो उसका सिग्मा क्या होता है। ठीक है, सो आई एम जस्ट सॉल्विंग इट। चलो इसको रब कर दे, मेरे ख्याल से तो नोट कर लियो, स्पेस मिल जाएगा हमको। ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। लेट्स हैव सम स्पेस टू सॉल्व इट। ठीक है, देखिएगा, फॉर्मूले अगर पता नहीं है तो आपको पता होने चाहिए। आई टेल यू, यहाँ पे हम आगे ले जाते हैं, राइट। सो व्हाट इज सॉल्व, 16 बाहर है क्योंकि कांस्टेंट है, सिग्मा एन स्क्वायर, देन माइनस 16, 16 को कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाती है, सिग्मा एन, राइट। और सिग्मा 3 है, राइट। सो प्लस है, प्लस सिग्मा 3, राइट। सो उसकी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा 3, 3 तो बाहर ही आ जाएगा, 1 ही हो जाएगा, 1 1 1 एन टाइम्स, तो 3n हो जाएगा वो। सो फॉर्मूला लगाता है, राइट। सिग्मा एन स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, राइट। सो वो शुड यू शुड नो दैट। सो फॉर्मूला होता है, इसको इट इज n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। ओके, माइनस 16 सिग्मा एन का अलग फॉर्मूला होता है, इट इज n प्लस 1 बाय 2, दिस इज द फॉर्मूला, राइट, समेशन का। और 3 तो कांस्टेंट बाहर है, सिग्मा 1 1 1 1 1 1 1 n टाइम्स, राइट। तो n हो जाएगा और 3 बाहर रहेगा, सो इट इज 3n आ जाएगा। इसका कोई अलग फॉर्मूला नहीं होता है, बट 3 इज जस्ट अ कांस्टेंट, 3 प्लस 3 n टाइम्स, तो 3n हो जाएगा, तो 3n लिख दिया उसको, राइट। अब ये है आपका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। इस तरीके से निकालते हैं। अब हमें n टर्म्स क्या, n की वैल्यू क्या, 10 टर्म्स तक चाहिए, तो n पुट n इक्वल्स टू 10, बिकॉज 10 टर्म्स तक का हमको सम चाहिए, तो 10 रख दो इस फॉर्मूले में, यू विल गेट द आंसर। लेट्स पुट इट। सो सम will be given by 16, रख दे, 10 रख देते हैं। So 10 into 11 into कितना हो जाएगा, 10 to the 20 21, 21 डिवाइड बाय 6 माइनस, यहाँ पे 16 कॉमन भी ले सकते हो आप, है ना, 16 16 16 कॉमन ले लिया अपन ने, माइनस यहाँ पे लिख सकते हो n n प्लस 1 इज 10 इंटू 11 डिवाइड बाय 2, 16 हमने कॉमन ले लिया था, और यहाँ पे 3 इंटू 10 इज 30। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, विल गेट द आंसर। कुछ चीज अगर कैंसिल हो रही है तो उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, या एलसीएम लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सो आई एम एबल टू कैंसिल इट। सो यहाँ पे आपने 3 से कैंसिल कर सकते हो, 3 7 जा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, सो इजी हो जाएगा 2 का एलसीएम लेके, है ना। तो 16, यहाँ पे आप एलसीएम 2 ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज 770 हो जाएगा, है ना। 77 इंटू 10 इज 770, एंड माइनस यहाँ पे 110 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 30 तो है ही, क्लियर। सो आई थिंक दिस इज गेटिंग कैंसिल, 8 टाइम्स हो रहा है, एंड 770 में से आप 110 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो इट इज 660 इंटू 8, 8
इंटू 660, ये जो भी आएगा उसमें हम 30 ऐड कर देंगे, राइट। सो लेट्स सी कितना आपको आ रहा है। सो 8 का टेबल आप पढ़ सकते हैं, 8 जीरो 0, 8 6 48 एंड 4 बचा 50, 8 6 48 एंड 4 बचा हुआ 48, 52 हो जाएगा, उसमें हमें 30 और ऐड करना है। तो 5280 प्लस 30 करेंगे तो 5310 आ जाएगा, राइट। सो आंसर इज 5310, राइट। दिस विल बी द आंसर गाइस, ठीक है। 5310 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके गाइस, एल्जेब्रा का एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। प्रोग्रेशन के ऊपर है बट इजी टाइप का है। इट इज गिवन दैट द सीक्वेंस एक्स एन सेटिस्फाइज एक्स वन इक्वल टू जीरो, ये दिया हुआ है। एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन प्लस वन प्लस ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ वन प्लस एक्स एन फॉर एन इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। देन x31 इज, x31 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सो गाइज मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को बहुत ही इजी लगते हैं क्वेश्चंस, बिकॉज बहुत इजी सी फंडे होते हैं इसमें, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बट नॉर्मली कॉमर्स स्टूडेंट्स एंड ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स ने इस टाइप के क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो ही इशू आता है। अदरवाइज तो वैल्यू पुट अप करो, एक पैटर्न को ट्रेस करो, पैटर्न क्या है एंड आंसर आ जाता है। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, राइट। सो देखते हैं अप्रोच क्या होगी। बहुत इजी है, सारे स्टूडेंट समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहिए। एक्स एन एक सीक्वेंस है, उसने बोल दिया जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये क्या है, कॉमन लगा हुआ है, तो इस पोर्शन को अलग देखो और इस पार्ट को अलग देखो, है ना। एक्स वन की वैल्यू फिक्स है भाई जीरो, बट जैसे एक्स टू चाहिए, एक्स थ्री चाहिए, एक्स फोर चाहिए, सीक्वेंस चाहिए आपको आगे नेक्स्ट टर्म्स के, तो इस जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इक्वेशन जो दी है, इसके थ्रू आप एक्स टू एक्स थ्री एक्स वन इज गिवन, एक्स टू एक्स थ्री निकालना, तो एन को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ एंड यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ द सीक्वेंस, टर्म्स मिलती जाएंगी आपको, ठीक है। सो मैं लिखता हूँ x1 को मैं फिर से लिख रहा हूं बिकॉज x1 इज गिवन टू यू एज जीरो, फाइन। और ये एक्सप्रेशन आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ये एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर एक्स एन प्लस वन दिया है और मेरे को ऑलरेडी एक्स वन पता है, मुझे अब एक्स टू चाहिए, मतलब सेकंड टर्म चाहिए, तो आई वांट दिस एक्स इक्वल टू टू, एक्स टू चाहिए, राइट। तो यहाँ पे एन प्लस वन लिखा हुआ है, तो एन क्या होना चाहिए कि आपको एक्स टू मिले, सोचो। एन शुड बी वन, एन को जब वन पुट करेंगे तो एक्स वन प्लस वन आपको एक्स टू मिलेगा, ठीक है। तो इस पूरे की जगह, इस पूरे इक्वेशन में जहां जहां एन है वहां पे आपको एन इक्वल टू वन पुट करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर एक्स टू, एक्स वन इज ऑलरेडी गिवन। तो एक्स टू के लिए ये वाला पार्ट आपका टू होना चाहिए, वो एन इक्वल टू वन पे होगा। और आपको बोला भी गया कि एन क्या हो सकता है, वन टू थ्री एंड सो ऑन, ठीक है ना। सो ये क्लियर हो गया कि भाई हम आगे बढ़ना है तो एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चलेंगे। सो एन पुट, यहां पे लिख रहा हूं मैं, पुट एन इक्वल टू वन इन दैट इक्वेशन, ठीक है। तो यहां रखा अपन ने, वन प्लस वन टू हो गया, ये लिख दिया मैंने एक्स टू। अब वहां पे भी एन की जगह वन रखते जाएंगे, ठीक है। तो एक्स एन को हमने वन माना हुआ, एक्स वन की वैल्यू जीरो है ऑलरेडी, बाद में पुट अप कर देंगे, प्लस जैसा बोला है वैसे करते चलते हैं, ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ वन प्लस एक्स एन बोला है, एन को अपन ने क्या लिया फिलहाल वन, एक्स वन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वन, तो एक्स वन हमें पहले ही पता हुआ है, एक्स वन की वैल्यू तो उन्होंने दी है जीरो, जीरो पुट अप कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो, दिस जीरो, वन प्लस ट्वाइस ऑफ वन प्लस ये भी जीरो है, राइट। सो वन प्लस जीरो इज वन प्लस जीरो, वन ही हो जाएगा, राइट। सो इसको देखो कितना आ रहा है, रूट ऑफ वन वन, वन टू जार टू, टू प्लस वन थ्री, तो ये आपका थ्री आ गया, ठीक है। तो जो x2 है मीन्स फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस जीरो, सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस थ्री, अब थर्ड टर्म के लिए अगर आपको थर्ड टर्म चाहिए मीन्स यू वांट x3 नाउ, राइट। आपको x3 चाहिए, तो ये तो n प्लस वन है, तो थ्री कब बनेगा, जब n टू रखोगे। अब हम थ्रू आउट इक्वेशन में n को टू पुट अप करेंगे, राइट। सो नाउ पुट n इक्वल टू टू, इस टाइप से हम सीरीज के टर्म्स निकाल सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे n को क्या रखा हुआ हमने, टू रखा, तो एक्स टू आ जाएगा, प्लस वन फिक्स है, प्लस ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ वन प्लस एक्स टू हो जाएगा, सही बात है। एन को अपने टू रखा तो ये चलता रहेगा, और एक्स टू जहां पे दिख रहा है, एक्स टू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एक्स टू की वैल्यू कितनी थी, थ्री, तो हमें एक्स टू की जगह पे थ्री रखना है, दैट्स इट। सो रखते हैं, सॉल्व करते हैं, इट इज थ्री प्लस वन, डायरेक्टली मैं फोर लिख रहा हूँ, और या चलो लिख लो ऐसा अलग अलग ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्वाइस ऑफ वॉट, वन प्लस एक्स टू, और एक्स टू हम लोग निकाल चुके हैं थ्री, ठीक है। तो अब ओरली कर लो, रूट वन प्लस थ्री मीन्स रूट फोर की वैल्यू टू होती है, टू टू जा फोर, राइट, और फोर, राइट। सो कितना आ रहा है एक बार चेक करो, ठीक है। सो
8 आ जाएगा। दिस इज 8 गाइस। ऐसे ही पुट n इक्वल टू 3। अब आप समझ गए क्या करना है, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, एक पैटर्न, तीन चार टर्म्स अगर मिल जाती तो एक पैटर्न मिल जाता है। पैटर्न अगर ट्रेस हो गया तो जनरल टर्म निकालना आसान होता है, फिर क्वेश्चन क्रैक करना भी समझ में आ जाता है, राइट। हमें पूछा गया इसी टाइप से x31 कितना होगा, तो स्टूडेंट को लगता है इतना 31 तक हम कैसे निकालेंगे। ऑब्वियसली नहीं निकाल पाओगे अगर आप पैटर्न को कैच नहीं कर पाओगे, या जनरल टर्म कैच नहीं कर पाओगे तो मुश्किल आएगा। ठीक है, सो लेट अस चेक इट आउट। x4 वुड बी व्हाट, x3, x3 प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ रूट 1 प्लस x3। ठीक है, सो x3 की वैल्यू 8 है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है। 8 प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ, इट इज 1 तो फिक्स है और यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9। 9 का रूट कितना होगा, 3। 3 टू जा 6, 6 एंड 9, तो यहाँ पे आ गया 15। अब मेरे ख्याल से आगे टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं है, पैटर्न को कैच करोगे सीधे आपको दिख जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, हमें ऐसा डैश 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 चलेगा, हमें x चाहिए 31, ये कितना होगा पूछा हुआ। ठीक है भाई, पैटर्न देख लेते हैं, समझ में एकदम से आ जाएगा। सो लेट्स चेक इट आउट। x1 0, x2 3, कुछ समझ में आ रहा है, x3 8, x4 15। यहां पे देखो x4 की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। x4 की बात कर रहे हैं तो 15 है। ठीक है, तो 4 से कनेक्ट करो 15 को। ठीक है, x3 कितना है, 8। ट्राई टू कनेक्ट 3 विथ 8, क्या ऐसा सीरीज हो सकता है। 2 को कनेक्ट करो 3 के साथ, तो एक सीरीज आपको समझ में आ रही है कि यार 4 15, अगर हम देखें तो दिस इज 4 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 4 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 4 का स्क्वायर माइनस 1, ऊपर देखते हैं। 8 को कनेक्ट करो 3 के साथ, तो इट इज 3 स्क्वायर माइनस 1। एक पैटर्न हमको मिल रहा है, 3 स्क्वायर माइनस 1। 2 को कनेक्ट करें तो 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर माइनस 1, यही 3 होता है। ठीक है, 2 स्क्वायर माइनस 1 3। तो एक पैटर्न हमको मिल गया कि यार यहाँ पे x4 है तो 4 स्क्वायर माइनस 1 टर्म आ रही है, x3 है तो 3 स्क्वायर माइनस 1 टर्म आ रही है, तो x31 अगर होगा तो 31 का स्क्वायर माइनस 1 शुड बी द आंसर। ये 31st टर्म ये होगी आपकी, राइट। 31 का स्क्वायर इज 961, माइनस 1 करोगे तो 960 इज द आंसर। ये आपका आंसर होना चाहिए था, राइट गाइस। सो सीक्वेंस का एक दिखने वाला डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं कि मुश्किल है, राइट। इट कैन बी इजीली सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, राइट। टॉपिक नाम से ही डर लग जाता है ना, कई स्टूडेंट्स को यार पीएनसी का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ चीजें पूछी जाती हैं, नंबर ऑफ वेज पूछे जाते हैं, राइट। सो पीएनसी क्वेश्चन जरूर है, बट बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट्स सी, मतलब वन ऑफ द इजी क्वेश्चंस इन शॉर्ट आंसर सेक्शन। ठीक है, देयर आर 5 पैरेलल लाइंस ऑन द प्लेन। 5 पैरेलल लाइंस दी हुई हैं एक प्लेन पे। ऑन द सेम प्लेन देयर आर एन अदर लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू द 5 पैरेलल लाइंस। ठीक है, सो कुछ ऐसा मान के चल सकते हैं, 1 2 3 4 5, लेट्स से नॉट इक्वली स्पेस, कैसे भी हो सकती है वो, राइट। सो ये 5 पैरेलल लाइंस है जिसके बारे में बात कर रहा है। एन और कुछ पैरेलल लाइंस हैं, राइट, जो इनके इन पांचों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो डायग्राम से थोड़ा सा और क्लियरिटी मिल जाती है। सो करने को तो वैसे हम बहुत इजीली कर सकते हैं, राइट। सेकंड, ऐसी बहुत होंगी तो डॉट डॉट बना देते हैं, हमें नहीं पता कितनी है, एन बोल दिया उन्होंने, तो एक और ऐसे और ले लेते हैं। ठीक है, सो ऐसी कितनी लाइंस है, एन सच लाइंस। ये तो 5 है, ऐसी तो ब्लैक वाली तो 5 है, उनके परपेंडिकुलर जो है, राइट, इनके जो परपेंडिकुलर लाइंस है, राइट, ऐसा है, राइट। सो रेक्टेंगल्स बनेंगे, ऑब्वियसली बहुत सारे रेक्टेंगल बनेंगे। टोटल रेक्टेंगल्स जो बन रहे हैं छोटे बड़े सब मिला के, ये एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये बड़ा वाला भी एक रेक्टेंगल है, जितने भी रेक्टेंगल बन सकते हैं उनकी संख्या दी हुई है। ठीक है, आप पढ़िए, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रेक्टेंगल्स, है ना, ये भी है, ये वाला भी होगा, ये भी होगा, देयर सो मेनी रेक्टेंगल्स दैट कैन बी फॉर्म। ठीक है, तो कुल संख्या जो रेक्टेंगल्स की है फॉर्म बाय दीज लाइंस इज 360। टोटल 360 रेक्टेंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। ये जो आपने रेड लाइंस बनाई हैं, हमने बोल दिया डैश डैश, मतलब हमें नहीं पता कितनी है, तो हमने बोला एन लाइंस, ऐसी 5 है ये तो पता है, बट ऐसी नहीं पता, एन मान लिया। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, कितने रेक्टेंगल बन सकते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो लेट्स सॉल्व, कैसे करेंगे, इजी है। किसी भी एक रेक्टेंगल के लिए यू वांट 2 ब्लैक लाइंस एंड 2 रेड लाइंस। किसी भी रेक्टेंगल को आप ले लो, 2 रेड और 2 ब्लैक से बनेगा। तो हम क्या करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं जो आपकी ब्लैक लाइंस है, राइट, वर्टिकल लाइंस ब्लैक वाली 5 है, गिवन है।
तो उसमें हम सिलेक्ट करते हैं कोई सी दो, वो हम 5C2 बेस में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन है ये, राइट। एंड मल्टीप्लाई लगाएंगे क्योंकि हमें और भी कुछ सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है? टू रेड लाइंस। अब टू रेड लाइंस सिलेक्ट करनी है आउट ऑफ व्हाट? एन गिवन लाइंस। हमें नहीं पता कितनी एन लाइंस है, तो उसको बोलेंगे एन में से एट अ टाइम हमें दो कोई सी सिलेक्ट करनी है, सो दैट वी कैन काउंट द, वी कैन मेक द रेक्टेंगल। सो ये जो है ये रेक्टेंगल का काउंट हो गया, ठीक है। दीज मेनी रेक्टेंगल्स विल हैव, एंड इसकी संख्या जो है 360 क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं। 5C2 की वैल्यू, 5C2 की वैल्यू अलग से कहीं लिख सकते हैं। 5C2 की वैल्यू होती है 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 फैक्टोरियल को आप ओपन करोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, राइट, इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो रहा है। 5 4 दैट 20, 20 डिवाइड बाय 2 दैट इज 10, तो ये आपका आ रहा है 10, राइट। सो NC2, अब NC2 को ओपन कैसे करते हैं? लेट्स सी NC2, NC2 ओपन कैसे होगा? इसका फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको ओपन कैसे करें? n माइनस 2 फैक्टोरियल छोटा है, n बड़ा है, तो n को ओपन अप करेंगे और फैक्टराइज करेंगे फर्दर। सो n माइनस 1, n माइनस 2 का फैक्टोरियल, राइट। सो n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज कैंसिल हो रही है पूरी, n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो बचा क्या? n इंटू n-1 डिवाइड बाय 2 बच रहा है, तो ये हुआ n माइनस 1 डिवाइड बाय 2, क्लियर। सो ये आपका आ गया 360, क्लियर। सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। सो इसको आप कर सकते हैं कैंसिल, एक तो 10 कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, और n इंटू n-1 आ जाएगा 36 इंटू 2 दैट इज 72। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, कई बार यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक बनाते हैं, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, रूट्स लाते हैं, आंसर आएगा, बट टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है ना। दिस इज n एंड दिस इज n-1, तो n और n-1 क्या है? कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है। एंड इंटीजर्स ही होंगे, डेसिमल तो हो नहीं सकते बिकॉज लाइंस है, लाइंस डेसिमल में कैसे होंगी? तो n की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। n n-1 क्या है? कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। तो 72 को भी ऐसे फैक्टराइज कर लो कि वो दो कॉन्सिक्यूटिव फैक्टर्स का प्रोडक्ट बन जाए। तो 72 बहुत तरीके से हो सकता है, 12 सिक्स भी होता है 72, है ना, और 9 8 भी होता है। तो 12 सिक्स नहीं लेंगे बिकॉज 12 और 6 कॉन्सिक्यूटिव नहीं है। 9 8 72 होता है, तो 9 8 ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। सो इट इज बेटर नॉट टू सॉल्व इट एज क्वाड्रेटिक एंड रादर राइट इट इज 9 क्रॉस 8, ठीक है। तो 9 क्रॉस 8, तो इसी फॉर्म में आ गया बेसिकली 9 माइनस 1, ठीक है। तो ये फॉर्म देखो और ये फॉर्म देखो, बिल्कुल मैच कर गया। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 9, एंड दैट विल बी द आंसर। तो जो रेड लाइंस है हॉरिजॉन्टल, राइट, सो n की वैल्यू हो जाएगी 9, नाउ दैट इज द आंसर। कूल ना? सो मुश्किल नहीं था, और मैथ्स वालों के लिए काफी इजी भी था। चलो आगे चलें। तो गाइज अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि इंदौर का जो पेपर होता है काफी शानदार, काफी इंटरेस्टिंग होता है, राइट। इट क्वेश्चन नॉर्मली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन लुक्स डिफिकल्ट, बट बेसिकली दे आर गुड टू गो एंड गुड टू सॉल्व, राइट। और इतना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है ना। डिफिकल्ट वर्ड इज रॉन्ग, बट इंटरेस्टिंग एंड मॉडरेट सॉर्ट ऑफ थिंग। लैंग्वेज, टिपिकल लैंग्वेज, थोड़ा सा उसको इंटरप्रेट करने में थोड़ा सा इशू आ सकता है, बट बेसिकली एट द कोर इट्स दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को और देखते हैं। ये भी वर्क इन टाइम का एक टॉपिक होता है। पाइप्स एंड सिस्टर्न, टैंक होता है, पाइप भरते हैं, पाइप टैंक को खाली करते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन है ना। लेंथ देख सकते हैं, लेंथ काफी बड़ी है, बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें कुछ ही नहीं है। देखते हैं। सो देयर आर टू टैप्स T1 T2 एट द बॉटम ऑफ अ वाटर टैंक, बनाते भी चलते हैं, ठीक है। सो एट द बॉटम ऑफ द वाटर टैंक T1 ये इसको बोल दो, T2 इसको बोल दो, ठीक है। either or both of which may be open to empty the water tank, किसी एक को भी खोल सकते हैं, दोनों को भी खोल सकता है ना, to empty this water tank, right, each at a constant rate, मतलब उनके रेट फ्लक्चुएट नहीं होंगे, जो रेट है वो फिक्स रहेंगे, जो है वही रहेंगे, राइट। इफ T1 is open keeping T2 close, मतलब इसकी बात चल रहा है, सिर्फ ये वर्क कर रहा है और ये नहीं है, राइट, सिर्फ ये वर्क कर रहा है। द वाटर टैंक इनिशियली फुल, जो कि पूरा भरा हुआ था, वो खाली हो जाएगा, बिकम्स एम्प्टी इन हाफ एन आवर। हाफ एन आवर का मतलब 30 मिनट्स में खाली हो जाएगा, ठीक है। सो ये T1 अकेला ऑपरेट करते हैं, तो पूरा भरा टैंक जो है 30 मिनट्स में खाली हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इफ बोथ T1 एंड T2 दोनों को जब हम ऑपरेट करेंगे आर केप्ट ओपन, द वाटर टैंक इनिशियली फुल बिकम्स एम्प्टी इन 20 मिनट्स, ठीक है। जब दोनों को ऑपरेट करेंगे टुगेदर टुगेदर
राइट, सो दैट टेक्स 20 मिनट्स टू एम्प्टी ऑब्वियसली। अब जब हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा, T1 को T2 का साथ मिल जाएगा एम्प्टी करने के लिए, तो काम जल्दी हो जाएगा, है ना। पहले 30 मिनट्स अकेले T1 को लग रहे थे, अब जो दोनों मिलकर काम करें तो जल्दी हो जाएगा 20 मिनट्स, तो यहाँ तक भी सही है। ठीक है, देन द टाइम इन मिनट्स इट टेक्स फॉर द वाटर टैंक इनिशियली फुल टू बिकम एम्प्टी इफ T2 इज ओपन। सिर्फ T2 को ओपन कर रहे हो वाइल T1 इज क्लोज, इसको आप बंद कर रहे हो, सिर्फ इसको ऑन कर रहे हो, इसको ओपन कर रहे हो, इसको बंद रखा है, तो कितनी देर में खाली रहे, दिस इज द क्वेश्चन गाइस। ठीक है, सो कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को? इट इज बेटर कि उस वॉल्यूम को हम कुछ अज्यूम कर लें, है ना। तो अप्रोच होती है एलसीएम अप्रोच, जहां पे हम वर्क को जो भी टाइम गिवन रहता है 20-30 हमें दिया हुआ है, तो उसका एलसीएम लो। एलसीएम जो भी आएगा उसको टैंक की कैपेसिटी विच इज द वर्क टू बी डन, उसको एम्प्टी करना एक वर्क ही है, तो कैपेसिटी को हम लोग एलसीएम के इक्वल मानते हैं। वो अप्रोच काफी इजी हो जाती है एंड स्टूडेंट्स लव इट। सो सबसे पहला काम है टैंक की कैपेसिटी को मान लेता है, ठीक है, वही वर्क है यहाँ पे। सो कैपेसिटी को अज्यूम किया जाता है, ये हमारा वर्क है, तो एलसीएम लेंगे जो भी हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है, 30 दिया है, 20 दिया है, उसका आप एलसीएम ले लीजिए, 30 एंड 20, तो 60 हो गया। 60 लीटर्स वाटर टैंक की कैपेसिटी मान लीजिए, ठीक है, तो ये हमने बोल दिया 60 लीटर्स है, ठीक है, 60 लीटर्स। अब इसके फायदे क्या है? इसके फायदे ये हैं कि पूरी टैंक की कैपेसिटी आपको मिल गई 60 लीटर, ठीक है। अब जब हमें फर्स्ट लिखा था T1 टैप 1 जो है अकेला एम्प्टी करने में 30 मिनट्स लेता है, तो 60 लीटर को 30 मिनट में अगर कोई टैप खाली कर रहा है तो उसका रेट ऑफ एम्प्टिंग एम्प्टिंग रेट हमें पता चल जाएगा। कैसे? एम्प्टिंग रेट का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा इस टॉपिक में, रेट ऑफ एम्प्टिंग एफिशिएंसी जिसे हम कहते हैं, इट इज वर्क डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो इसी एफिशिएंसी के साथ वो खाली कर रहा है, इसी रेट के साथ वो खाली कर रहा है। वर्क हमने मान ही लिया 60 और टाइम हमें पता है 30 मिनट्स T1 का। सो हम बोल सकते हैं एम्प्टिंग रेट ऑफ T1 वी कैन कैलकुलेट। ER मतलब एम्प्टिंग रेट, किस रेट से वो खाली कर रहा है हम निकाल सकते हैं, राइट। एम्प्टिंग रेट मतलब एफिशिएंसी ही बोल सकते हो, है ना। सो इट इज वर्क 60 लीटर्स खाली कर रहा है कितने टाइम में? 30 मिनट्स में। क्लियर? सो 60 डिवाइड बाय 30, है ना, यू विल गेट, और साइन हमको लगाना पड़ेगा माइनस का बिकॉज वो एम्प्टी कर रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं -2 लीटर्स पर मिनट इसका एम्प्टिंग रेट है। क्लियर? दूसरी बात उस क्वेश्चन में बोली है कि जब दोनों वर्क करता है एम्प्टिंग रेट कंबाइन, जिसको हम बोल सकते हैं नेट नेट एम्प्टिंग रेट, ठीक है, दोनों का समेशन बोल सकते हो एम्प्टिंग रेट, विच विल बी इक्वल्स टू एम्प्टिंग रेट ऑफ T1 प्लस एम्प्टिंग रेट ऑफ T2, यही होगा। तो इनका जो कलेक्टिव टोटल नेट एम्प्टिंग रेट है वो कैसे निकालेंगे? दोनों जब मिलके काम करें तो वर्क 60 लीटर्स एम्प्टी कर देता है कितने टाइम में? क्वेश्चन में लिखा है 20 मिनट्स लगते हैं जब दोनों काम करते तो 20 से आपने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका। नेगेटिव साइन लगाने के पर्पज है कि खाली कर रहे हैं इसलिए, एम्प्टी कर रहे हैं इसलिए -3 लिख देंगे, -3 लीटर्स राइट पर मिनट। क्लियर? तो दोनों का जो कंबाइंड रेट है वो है -3 लीटर्स पर मिनट, और T1 का अकेले का रेट कितना है? ऊपर लिखा अपन ने -2। तो आपको ये जो इक्वेशन है इसको मैं फ्रेश ऊपर लिख देता हूं ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। ER एम्प्टिंग रेट ऑफ T1 प्लस एम्प्टिंग रेट ऑफ T2 इज इक्वल टू, हमने लिख दिया -3 लीटर्स। अब लीटर्स पर मिनट में नहीं लिख रहा हूं, -3 ही लिख रहा हूं। और ER T1 जो है एम्प्टिंग रेट ऑफ T1 हमने निकाला -2, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, -2 प्लस एम्प्टिंग रेट ऑफ T2 हमें नहीं पता है, इज इक्वल टू -3। तो हमें जो T2 है टैप 2 है उसका एम्प्टिंग रेट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस -2 को इधर ले आओ, तो एम्प्टिंग रेट यहाँ पे एम्प्टिंग रेट ऑफ T2 कैन बी ऑब्टेन, इसको इधर ले आओगे तो -1 लीटर्स पर मिनट आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो T2 का जो रेट है खाली करने का वो है 1 लीटर प्रति मिनट। क्लियर? और क्वेश्चन में यही पूछा कि जब T2 वर्क करेगा और T1 बंद रहेगा तो कितना समय लग जाएगा। तो हमने वर्क तो पहले ही मान लिया 60 लीटर। 60 लीटर को अगर T1 अकेला, सॉरी T2 अकेला अगर खाली कर रहा होगा इस रेट से -1 लीटर पर मिनट, तो कितना टाइम लग जाएगा? 60 लीटर खाली करना है एक के रेट से तो 60 मिनट लग जाएंगे, है ना। तो बेसिकली वही है, टाइम निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। 60 लीटर्स खाली करेगा इस रेट के हिसाब से, 1 के हिसाब से, तो इतना उसको समय लग जाएगा, ठीक है। 60 डिवाइड बाय 1, -1, वो माइनस इंडिकेट्स वो आउटलेट है, या उसको हो सकता है कि ड्रेन कर रहा है, ड्रेन आउट कर रहा है, या एम्प्टी कर रहा है। साइन
This is the emptying rate. 60 divided by 1 is 60 minutes. That is the answer. Answer would be 60 minutes. Okay? Easy था? आगे चलते हैं. Okay guys, question number 6 की बात करते हैं, right? How do you solve this question? Cut. Okay, चलिए next question पे चलते हैं. Question number 6 and the question is based on averages. A simple topic, right? दिखने में जितना क्वेश्चन बड़ा है, सॉल्व करने में उतना ही आसान है, राइट? तो इंदौर में ये चीज खास होती है कि किसी भी आसान से कॉन्सेप्ट को बहुत बड़ी स्टोरी के फॉर्म में देगा और स्टूडेंट को लगेगा कि बहुत ही डिफिकल्ट होगा, राइट? शायद उसको स्किप कर दे या एक माइंडसेट उसका बन जाए देखते से कि यार ये कहानी बहुत बड़ी चल रही है, राइट? कुछ और करो, जबकि होता कुछ नहीं है उसके अंदर. आप ध्यान से पढ़िए. इवन यू 30 सेकेंड्स टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, आपको शायद 10 या 20 सेकंड में अप्रोच समझ में आ जाएगी और शायद 1 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन एनीवेज क्रैक हो जाएगा. तो कभी भी लेंथ से मत डरना इंदौर के केस में, ठीक है? लेट्स सॉल्व इट. क्या बोल रहे हैं? Class consists of 30 students. Each of them has registered for 5 courses. Each course instructor conducts an exam out of 200 marks. हर इंस्ट्रक्टर ने 200 मार्क्स का एक पेपर बनाया. ऐसे 5 कोर्सेज थे तो 1000 मार्क्स का पेपर हो गया, 1000 मार्क्स का पूरा कोर्स हो गया. The average percentage marks of all 30 students across all courses they have registered for is 80%. सारे बच्चों का सारे कोर्सेज में अक्रॉस अगर बोला है तो 1000 मार्क्स की हम बात करें, राइट? 1000 मार्क्स में से ऑन एन एवरेज पूरे सारे 30 स्टूडेंट्स का जो एवरेज मार्क्स है वो 80% है. 80% ऑफ 1000 मींस 800, राइट? सो दैट इज एवरेज. हम बोल सकते हैं ओल्ड एवरेज, राइट, इज इक्वल टू 800, राइट? 800 मार्क्स. ठीक है, आगे चलते हैं. टू ऑफ देम आउट ऑफ 30 स्टूडेंट, जो 2 बच्चे हैं उनकी बात कर रहे हैं. 2 ऑफ देम अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन इन अ कोर्स. एक कोर्स में 2 बच्चों ने रिवेल के लिए अप्लाई किया. इफ नन ऑफ देयर मार्क्स रिड्यूस, उनमें से किसी बच्चे के मार्क्स नीचे नहीं आए. रिवेल में दोनों चीज हो सकती है, बढ़ भी सकते हैं, नहीं भी, सेम रह सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, राइट? सो उसने लिखा हुआ है इफ नन ऑफ देयर मार्क्स रिड्यूस एंड द एवरेज ऑफ ऑल 30 स्टूडेंट्स अक्रॉस ऑल कोर्सेज बिकम्स 80.02. 80.02% ऑफ व्हाट? टोटल 1000. सो 80.02% ऑफ 1000 निकालोगे तो न्यू एवरेज आ जाएगा. ये आपका न्यू एवरेज आ जाएगा, एवरेज स्कोर, एवरेज मार्क्स आप बोल सकते हैं 802 मार्क्स, राइट? ये बोल सकते हैं, मतलब बढ़ा तो है एवरेज, है ना? रिवेल में 2 बच्चों ने एक कोर्स पे अप्लाई किया कि भाई रिवैल्यूएशन हो जाए, तो कम तो नहीं हुआ मार्क्स, ये पक्का है, बट ओवरऑल एवरेज 80.02% हो गया. 80.02% ऑफ 1000 निकालोगे तो मार्क्स कितने आएंगे? 800.2. ठीक है? सो दिस इज द न्यू एवरेज, दिस वाज ओल्ड एवरेज. ठीक है, एवरेज मार्क्स आप बोल सकते हैं. क्लियर? अब पूछा क्या उसने? द मैक्सिमम पॉसिबल इंक्रीज इन मार्क्स फॉर ईदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स. तो सबसे कंफ्यूजिंग लाइन जो रहेगी स्टूडेंट के लिए एग्जाम हॉल में, वो ये लाइन सबसे कंफ्यूजिंग है कि बोल क्या रहा है. उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ नहीं बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट, ऐसा नहीं. तो यही चीज आपको इंदौर में समझनी है कि वो थोड़ा सा लास्ट मोमेंट पे जाके ट्विच कर देता है. ठीक है, वो ट्विच को अगर आपने पकड़ लिया तो आपको कोई इशू नहीं आएगी. और इस टाइप के क्वेश्चन आप जितने ज्यादा लगाएंगे, राइट, इस ट्विच वाले क्वेश्चन को, तो जो भी आप क्वेश्चन को करने की आपको आदत हो जाएगी. यू विल हैव द माइंडसेट कि यार ये ऐसे ही पूछते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछेंगे, कुछ भी थोड़ा सा, है ना, मैक्स मिन एटलीस्ट एटमोस्ट करके पूछेंगे. तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि जो 2 बच्चे हैं, द मैक्सिमम पॉसिबल इंक्रीज इन मार्क्स फॉर ईदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स. ज्यादा से ज्यादा किसी एक बच्चे का मार्क्स कितना बढ़ सकता है रिवेल में, दैट इज द क्वेश्चन. ठीक है, सो आई थिंक इट्स वेरी इजी. 800 मार्क्स है एवरेज. पहले 800 मार्क्स थे, 30 स्टूडेंट्स पहले भी थे, 30 स्टूडेंट्स अभी भी है. बस फर्क ये है कि उन 2 बच्चों ने अप्लाई किया तो मार्क्स डेफिनेटली दोनों का अगर सम टोटल देखें तो बड़ा होगा, तभी एवरेज बढ़ा है. ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग देखते हैं सम टोटल पहले कितना था. एवरेज 800 मार्क्स था, 30 स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सम टोटल मार्क्स आ जाएंगे. मतलब पहले ये समेशन ऑफ मार्क्स रहा होगा सबका, टोटल सम टोटल, राइट? एंड सम टोटल ये आ जाएगा. इसमें से हम ऐड कर रहे हैं, रिवेल में डाला, अप्लाई किया, तो ऑब्वियसली कुछ मार्क्स बढ़ेंगे. ठीक है, दोनों बच्चों के. तो लेट्स से ए, पहले बच्चे के मार्क्स बढ़े, इंक्रीज हुए, एंड बी, दूसरे बच्चे के मार्क्स बढ़े. बिकॉज हमें ये नहीं पता कि कितने बढ़े, सो हम ए और बी मान लेंगे, राइट? सो पुराना सम टोटल ये है ना, रिवॉल्यूशन के बाद जो मार्क्स बढ़े या जो भी चेंज हुए उसको हमने ए बी बोल दिया. तो ये आपका पूरा जो हमें, दिस इज न्यू सम टोटल. और हमें एवरेज पता है नया वाला, इट इज 800.2. सो
800.2 is new average multiplied by same number of students and 30, right? So this is old sum plus उसमें जो भी इंक्रीमेंट हुआ होगा मार्क्स में रिवेल के बाद is equals to new sum total which is average multiplied by number of students. Clear? So आप देख सकते हैं इस चीज को, इस टर्म को आप उधर ले आएंगे, माइनस करेंगे, 30 इज कॉमन, राइट? सो a प्लस बी का एक इक्वेशन मिल जाएगा हमको, राइट? आप उसको उधर ले आएंगे, 30 कॉमन लेंगे, 800.2 माइनस 800 करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, राइट? 0.2 इंटू 30 कॉमन लेके ये हो जाएगा 0.2 इंटू 30, दैट इज व्हाट इट इज 6. सो यहां से गाइस चीजें आसान हो जाती हैं बहुत ज्यादा, है ना? ए और बी क्या था, मार्क्स जो उनको रिवेल में बढ़े हैं, ये साफ लिखा हुआ है कि नन ऑफ देयर मार्क्स रिड्यूस, किसी का भी नेगेटिव में मार्क्स नहीं आया, कम नहीं हुआ है, ठीक है? तो अब उसमें से बोला दोनों में से किसी एक का मैक्सिमम कितना मार्क्स बढ़ सकता है ना? तो एक का अगर आपको बढ़ाना है, राइट, तो दूसरे का आपको मिनिमम करना पड़ेगा, ठीक है? मिनिमम कितना कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं कि भाई कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ एक बच्चे का, तभी दूसरे बच्चे का मैक्सिमम आएगा, राइट? सो ईदर ऑफ देम शुड गेट, वन शुड गेट 0 एंड अदर शुड गेट मैक्सिमम 6, क्योंकि पूछा उसने मैक्सिमम कितना मिल सकता है किसी एक बच्चे को, तो एक का मैक्स 6 होगा, दूसरे का जब 0 रखोगे तभी दूसरे का 6 आएगा, आंसर शुड बी 6. लेट्स से A gets 0, 1 gets 0 and B gets 6 which is maximum. वाइस वर्सा भी हो सकता है, A को आप 6 दे दो, B को 0 दे दो, doesn't matter. उसने बोला है one of them, either of the two students, so आंसर हो जाएगा 6. मैक्सिमम उसका इंक्रीमेंट हो सकता है उस कोर्स में जो उसने रिवेल के लिए अप्लाई किया हुआ है, राइट? सो आंसर इज 6 गाइस. चलिए गाइस, so क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट आंसर कैटेगरी में सेक्शन में क्या था देखते हैं. क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट, थोड़ा पजल टाइप का भी है, नंबर्स का भी थोड़ा सा रोल है इसके अंदर, देखते हैं क्वेश्चन क्या है. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वेट्स which enables us to weigh any integer number of grams of gold from 1 to 100 on a standard balance with two pans. Weights can be placed only on the left pan. ठीक है, लेफ्ट पैन राइट पैन बोला है तो समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स से, है ना, आपने टू स्टैंडर्ड पैन तो अपने बैलेंस देखे ही होंगे, यहाँ पे कांटा रहता है जो बिल्कुल अलाइनमेंट होना चाहिए, तब बोलते हैं कि भाई बैलेंस हुआ. तो यहाँ पे एक पैन है, लेट्स से यहाँ पे वेट्स रख रहे हैं, है ना? मिनिमम वेट्स कितने होंगे यहाँ जो रखे जाएंगे वो पूछा जा रहा है, आई डोंट नो कितने होंगे, वो हमें निकालना है. और ये एक जगह पे आप रखोगे गोल्ड, है ना, यू विल पुट गोल्ड, ठीक है? बट उसको ऐसे समझो कि कोई कस्टमर आता है, राइट, गोल्ड शॉप पे, राइट, अब आप गोल्ड शॉप के ओनर हो लेट से, और 1 ग्राम से लेके 100 ग्राम्स तक कुछ भी मांगता है वो, राइट? और लेट से 99 ग्राम मांगता है, 100 मांगता है, 1 मांगता है, 9 मांगता है, 19 ग्राम मांगता है, 49 मांगता है, फिर 63 मांग रहा है, 63 ग्राम चाहिए मेरे को गोल्ड. तो आपके पास यहाँ पे कितने मिनिमम वेट्स अवेलेबल होने चाहिए सो दैट आप उसको उसको यहाँ पे रखो और वो जिसकी जो डिमांड कर रहे हो वो आप उसको फुलफिल कर पाओ, ठीक है? अगर ये वर्ड मिनिमम नहीं होता, अगर ये वर्ड मिनिमम नहीं होता, कोई इसकी लिमिट नहीं होती, तो आप बोलते हो यार आई शुड हैव 100 वेट्स, हाँ मेरे पास 100 वेट्स होने चाहिए, 1 ग्राम का होना चाहिए, 2 ग्राम का होना चाहिए, 3 ग्राम का होना चाहिए, क्योंकि आने वाला तो कुछ भी मांग सकता है. तो आई शुड हैव 100 वेट्स, तो 100 वेट्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, दैट इज मैक्सिमम दैट यू कैन हैव. बट मैनेजमेंट फील्ड बोलती है थोड़ा स्मार्ट बनो, है ना? तो कम से कम वाली बात आ गई, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पजल में तो जा ही रहे हैं, ठीक है? और नंबर्स का भी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट लग रहा है, बेस का भी फंडा इसमें लग रहा होता है, बेस 2 के ऊपर हम काम कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज स्मॉलेस्ट बेस अवेलेबल, राइट? सो यहाँ पे उसने बोला है कि भाई कम से कम कितने वेट्स हम लोग लें ताकि कस्टमर को 1 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक कुछ भी हम बैलेंस करके वे करके दे पाए, ठीक है? सो सबसे स्मॉलेस्ट बेस, हम लोग जिस मैथ्स में डील करते हैं बेस डेसिमल सिस्टम होता है, जिसमें हम 10 वैल्यूज होती है 0 से लेके 9 तक, वी कैन प्ले विद अराउंड विद दोस 10 डिजिट्स, 10 नंबर्स, 10 सिंबल्स. बट सबसे छोटा बेस जो होता है वो 2 होता है, 0 1, जिसे हम बोलते हैं बाइनरी, बाइनरी बेस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है? 0 1 के अलावा कुछ नहीं होता है उसमें, जो भी नंबर्स बनेंगे वो 0 1 से बनते हैं. तो दैट इज द कॉन्सेप्ट दैट वी यूज. हमें जो जो वेट्स लेने पड़ेंगे वो इतने ग्राम्स के लेने पड़ेंगे. एक हमें वेट चाहिए 2 की पावर 0 का, है ना? 2 की पावर 0 कितना होता है, 1, दैट मीन्स 1 ग्राम का जो वेट होता है वो चाहिए. दूसरा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है, 2 ग्राम. तो दूसरा जो वेट होना चाहिए वो 2 ग्राम का होना चाहिए. तीसरा 2 स्क्वायर, दैट इज 4 ग्राम का होना चाहिए, ठीक है? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, 1 ग्राम का होना चाहिए, 2 ग्राम का, 4 ग्राम का, ऐसे फंडा चलता है. 2 की पावर अब पता नहीं कितने, उसके एक फॉर्मूला होता है, 2 की पावर n मान लेते हैं. अब 2 की पावर n जो है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू द मैक्सिमम जो रेंज है 1 ग्राम टू 100 ग्राम में, 100 इज द मैक्सिमम,
तो टू की पावर एन ये जो है, ये जो चीज है लास्ट, जो हाईएस्ट वेट वाला, हाईएस्ट वेट जो होगा टू की पावर एन वाला, वो 100 से छोटा हो या इक्वल हो। ठीक है, तो अब बताओ एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए। जस्ट छोटा हो 100 से, इक्वल तो हो नहीं सकता, टू की पावर एन 100 तो होता नहीं, छोटा इज व्हाट, टू की पावर 6। टू की पावर 6 वुड गिव यू 64। तो एन की वैल्यू यहाँ पे जाएगी, टू स्क्वायर, टू क्यूब भी लेंगे, टू क्यूब, टू की पावर 4, टू की पावर 5, एंड मैक्स जो जा रहा है एन वो 6 तक जाएगा, क्योंकि सेवन्थ अगर लोगे पावर तो वो 100 को शूट आउट कर जाएगा। टू की पावर 7 इज 128, वो शूट हो जाएगा, तो हमें अंदर रखना है। तो 6 पावर जो है वहां तक हम जा सकते हैं। तो टू स्क्वायर लिया, टू क्यूब इज 8, राइट, टू की पावर 4 इज 16, टू की पावर 5 इज 32, एंड टू की पावर 6 मैक्स तक आप जाओगे एंड आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये वेट्स होने चाहिए। आप वेट समझते हो ना, जैसे किराना शॉप पे कभी जाते हो तो यहाँ पे वेट रखता है, वन लाइक 500 ग्राम, 1 kg, 2 kg, उस वेट की बात करें। बट गोल्ड शॉप में बात करेंगे तो वेट्स छोटे छोटे होते हैं, देखा भी होंगे आपने। तो 1 ग्राम का एक वेट होना चाहिए। तो काउंट की बात की थी, क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसने पूछा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वेट्स रिक्वायर्ड। तो वेट्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, इतने, है ना। 1 ग्राम का एक, 2 ग्राम का, 4 ग्राम का, 8 ग्राम का, 16, 32 और 64 ग्राम्स के वेट होंगे। तो आप सारे के सारे वे कर सकते हो, 1 से लेकर 100 ग्राम तक। कोई भी कस्टमर कुछ भी मांगे आप दे सकते हो। ठीक है, तो इसको काउंट करेंगे तो ये 0th पावर है और ये 6th पावर है। ठीक है, 0 को 6 में जोड़ोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 0th एंड 6 मिला के 7 वेट्स आपके पास होने चाहिए, 7 वेट्स। ठीक है, और उनके वैल्यू क्या होने चाहिए, ये वैल्यूज होने चाहिए। ठीक है, काउंट में 7 आ रहा है और वैल्यूज में ये आ रहा है ना। हल्का से आपको डाउट है तो आप क्रॉस चेक कर लो, बहुत ही फन है, इट्स अ फन। जैसे आप बोलोगे भाई, कस्टमर आया और कस्टमर ने 1 ग्राम का सोना मांगा, तो यहाँ पे आप 1 ग्राम रखोगे, ये है आपके पास 1 ग्राम अवेलेबल है। आपने यहाँ 1 ग्राम रखा और गोल्ड यहाँ पे रखा, जब तक यहाँ बैलेंस नहीं हो जाए, निडल अलाइन नहीं हो जाए, तो आपको पता चलेगा 1 ग्राम चला गया। कोई मांगता है आपसे 2 ग्राम मांगता है, तो आपके पास 2 ग्राम का वेट रखा है, एक एक 2 ग्राम यहाँ रखा आपने, गोल्ड को मेजर किया, ये अलाइन होना चाहिए, तो 2 ग्राम भी निकल जाएगा। किसी ने मांग लिया 3 ग्राम, तो क्या करोगे, आपके पास ये 7 वेट्स अलग अलग डिनोमिनेशन के रखे हुए हैं, दीज आर दे कैन बी कॉल्ड एज डिनोमिनेशन, है ना। सो आप किसी ने 3 ग्राम मांगा तो आप एक 1 ग्राम का लोगे, एक 2 ग्राम का वेट लोगे, दोनों को यहाँ रख दोगे, तो 1 + 2 बिकम्स 3। तो यहाँ पे गोल्ड उतना रखोगे 3 बैलेंस हो जाए। 3 ग्राम भी दे सकते हो आप। 4 की बात करोगे तो 4 का तो रखा ही है, ये 4 ग्राम का वेट रखोगे यहाँ पे गोल्ड रखोगे, बैलेंस हो जाए, 4 ग्राम भी जा सकता है। तो सारे 100 तक सारे जा सकते हैं और आपको इतने वेट्स में सारा काम हो जाएगा। ठीक है, आप खुद ही सोचो, 5 जा सकता है या बिल्कुल जाता है। 4 लिया, 1 लिया, 5 हो गया। 6, 4 और 2 रखा, 6 बैलेंस हो जाएगा, चले जाएगा। 4 एंड 7, 4 7 के लिए सब कुछ ले लो, ये तीनों को ले लो, तीनों वेट को यहाँ रख दो, तो ये आपका 7 ग्राम्स हो जाएगा। वहां पे गोल्ड उतना रखो कि अलाइन हो जाए, दैट्स इट। 8 के लिए सिर्फ इस 8 को ले लो, 9 के लिए 8 + 1 ले लो, 10, 8 + 2, 11, 8 + 2 + 3, 12, 8 और 4 को ले लो, 12, 13। ठीक है, 8, 4 और 1 को ले लो, यू आर गेटिंग इट। तो ये सारे आप अगर जब सोचोगे ना, तो 100 भी आपको कॉम्बिनेशन, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन लेके 100 तक आप पहुंच जाते हो, and you'll be able to give any amount from 1 to 100 grams that anybody asks for using these uh, 7 weights that you are having, right? ये उनकी वैल्यूज हैं वेट्स की। ठीक है, करके देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, इट्स वेरी अमेजिंग। 2 ही रहते हैं बिकॉज बाइनरी में 2 ही डिजिट्स होते हैं, स्मॉलेस्ट जो बेस अवेलेबल है वो 2 ही है, 0 1, उसी से सारी चीजें बनती हैं। ठीक है, बेस 2 में आप जब काम करते हो 0 1, उसी से सारे नंबर बनेंगे, 1 0 10, 1 1 11, फिर आपका 10 11 के बाद 100 आ जाता है वहां पे बेस 2 में, 100 के बाद 1 0 1, 1 1 0, 1 1 1, फिर 1000 आ जाता है। तो दैट्स द इजिएस्ट बेस, राइट। सो वी आर नॉट गेटिंग डीप इनटू दिस, बट दिस इज द होल लॉजिक। अगर एक ही पेन में अगर आप रखते हो, रखने को उसने बोला है, जैसे कि ब्रैकेट में बोला है, तो यू टू यूज 2 की पावर 0 से स्टार्ट करोगे और एन की वैल्यू क्या आएगी, 6 पावर। बट क्योंकि अपने 0 से स्टार्ट किया, 6 वैल्यूज प्लस दैट, बिकॉज वेट का तो काउंट है ना ये, एटलीस्ट वेट तो काउंट हो रहा है 1, तो 0 प्लस दो 6 वैल्यूज, तो टोटल 7। ठीक है, सो आंसर वुड बी, वाओ, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 7, क्या बात है ना। सोच समझ के रखते हैं इंदौर वाले, क्वेश्चन 7 आंसर 7, तुक्का लगाया होगा तो क्या बात है, मिल गए होंगे मार्क्स। ओके गाइस, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
ओके गाइस, जो भी बच्चे लोग इस साल 2022 के लिए आईपी मेट इंदौर तैयारी कर रहे हैं उनको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता ही होंगे, राइट। उसमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्री। आप कर रहे हो ठीक है, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आते ही हैं। उसमें लाइंस आर इंपॉर्टेंट, सर्कल्स, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स इंपॉर्टेंट, इक्वेशन ऑफ लाइंस इंपॉर्टेंट, एंड लास्ट ईयर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के ऊपर भी क्वेश्चंस आया था, एंड दिस इज वन ऑफ दैट। शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन पूछा था, एंड इट कुड बी वन ऑफ द लेंथी क्वेश्चन इन दैट सेक्शन। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, राइट। तो जो भी स्टूडेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़े हैं जिन्होंने भी, उनको अप्रोच डेफिनेटली पता होगी। बिट लेंथी बट मैनेजेबल, है ना। सो अगर आपके पास जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर लिए आपने, चार पांच इजी क्वेश्चंस फटाफट कर लिए, उसके बाद आपके पास टाइम है, तो प्रॉब्ली यू कैन गो फॉर क्रैकिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, अप्रोच देखते हैं इसका क्या अप्रोच है। लेट्स चेक इट आउट। आप रीड कर लीजिए एक बार। Let's solve. I'm reading it for you guys. If one of the lines given by the equation this, अब ये जो इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस ax y प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इसके अंदर दो लाइंस छुपी हुई हैं, राइट। दो लाइंस छुपी हुई हैं, फर्स्ट एंड सेकंड जो होगी। तो उसमें से बोल रहा है वन ऑफ द लाइंस, राइट। दिस इज इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, उसमें से एक लाइन कोई जो कोइंसाइड्स विथ वन ऑफ दोज गिवन बाय, ठीक है। तो हमारे पास ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है और ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है। इनमें से इसके अंदर जो एक होगी वो इसकी एक स्ट्रेट लाइन से कोइंसाइड कर रही है, ठीक है, मतलब सेम है, ठीक है। और एंड द अदर लाइंस, जो दूसरी लाइन होगी दोनों में, दोनों पेयर में, राइट, लाइंस रिप्रेजेंट बाय देम आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो फर्स्ट जो इक्वेशन उसमें भी दो लाइंस है, लेट्स से लाइन वन लाइन टू एंड लाइन थ्री लाइन फोर, लेट्स से। तो एक एक जो लाइन है दोनों सेट में, राइट, वो बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है, मतलब सेम ही है। और जो दूसरा सेट होगा उनका, वो आपस में परपेंडिकुलर है। तो इसके बाद बताना है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अब इसमें इसमें कुछ मिनिमम मैक्सिमम की बात नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर की पूछा है, ठीक है। सो इसकी अप्रोच क्या होगी, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो जो स्टूडेंट्स को पता है कैसे अप्रोच करते हैं, पीसीएम के स्टूडेंट है, कॉमर्स मैथ्स लिए, तो दे नो इट हाउ टू डू इट। ये जो है इसको हम लोग लिखते हैं इस इक्वेशन को, लेट अस राइट इट। 2x स्क्वायर प्लस axy, राइट, प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है। दिस इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। उसको हम लोग कैसे इक्वेट कर सकते हैं, फर्स्ट लाइन को मान लेते हैं y माइनस एम एक्स मान लेते हैं, और दूसरी लाइन को y माइनस एम डैश एक्स मान लेते हैं, ठीक है। m इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन, फर्स्ट लाइन, एंड m डैश इज द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, ठीक है। ये चीज हमको दी हुई है। इसी टाइप से एक और हमको इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई माइनस 3y, राइट। सो उसको जो हम लेंगे, सो 2x स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या लेंगे, अब यहीं पे आपको सीखना है यहाँ पे, राइट। तो एक पेयर तो बिल्कुल आइडेंटिकल सेम है, ठीक है, कोइंसाइड कर रही है, और एक है जिसका जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो लेट अस से इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे एक लाइन है, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे स्लोप कितना है आपका m। तो आपने कभी कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि भाई दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका जो स्लोप होता है, उनका प्रोडक्ट नेगेटिव वन होता है, या फिर जो स्लोप्स होते हैं वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं, नेगेटिव इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे अगर आप m मान रहे हो, इफ यू टेकिंग m एज स्लोप ऑफ दिस लाइन, और उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आपको चाहिए, तो y माइनस, यहाँ पे क्या करोगे, माइनस वन बाय एम लेना पड़ेगा आपको, राइट। बिकॉज ये अगर m स्लोप माना है तो यहाँ पे माइनस वन बाय एम लेना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये आपका स्लोप हो जाएगा, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन होगी वो। और उसने बोला है एक लाइन बिल्कुल सेम है, कोइंसाइड कर रही है, तो जो इक्वेशन उसकी होगी वही इक्वेशन यहाँ पे भी होगी, सेम टू सेम, y माइनस एम डैश एक्स, नो चेंजेस, ठीक है। तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस, इसको आपने हटाया, माइनस माइनस को प्लस कर दिया, तो प्लस हो गया वन बाय एम एक्स, क्लियर। तो ये हो गई कोइंसाइड करने वाली लाइंस, वन पेयर, एंड एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाली लाइन ये, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हो गई, इसके आगे अप्रोच कैसे करें, ठीक है, बिकॉज ए और बी पे आपको पहुंचना है ना। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ओपन दिस, इसको आप ब्रैकेट को खोल सकते हो, लाइक टर्म्स को इक्वेट कर सकते हो, एंड देन उससे एम एम डैश का वैल्यू आ जाएगा, एम एम डैश का वैल्यू आ जाएगा तो ए बी का वैल्यू आ जाएगा। दिस इज व्हाट यू कैन डू। लेट्स सॉल्व दिस। क्या आ रहा है, इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं गाइस। सो y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, फाइन, ठीक है। और एक एक्स वाई की टर्म आएगी, y को इससे मल्टीप्लाई करोगे, है ना, और इस y को
माइनस एम एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म्स आएगी एम माइनस एम, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एम एक्स वाई, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस एम डैश एक्स वाई, एंड दिस वुड बी मल्टीप्लाइड बाय दिस एक्स स्क्वायर की एक टर्म आ जाएगी प्लस में, पॉजिटिव एम एम डैश एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये आपको मिल रहा है। आप चाहे तो इसमें कॉमन ले सकते हैं, यू कैन टेक दिस कॉमन, एक्स वाई यहाँ पे भी है, एक्स वाई यहाँ पे भी है, यू कैन टेक कॉमन, तो एक्स वाई आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है, एक्स वाई कॉमन, एक्स वाई अगर आप कॉमन लेंगे तो माइनस एम डैश आपको मिल जाएगा, क्लियर। तो वही चीज यहाँ पे भी करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है, लेट अस सी। यहाँ पे भी वाई स्क्वायर की एक टर्म मिलेगी, ठीक है, एक यहाँ पे प्लस 1/m एक्स वाई मिलेगा आपको, एक्स इंटू वाई पॉजिटिव टर्म आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव एम डैश एक्स वाई ये आएगा, और एक टर्म एक्स स्क्वायर का आएगा ये वाला, इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस एम डैश डिवाइड बाय एम एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। when this is multiplied by this you'll get negative term, right? So m dash divided by m x square, clear? So यहाँ पे भी आप कॉमन ले लेंगे, राइट, एक्स वाई यहाँ पे भी कॉमन आएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान रखिएगा। तो इसको हम रब कर रहे हैं 1/m, so xy 1/m minus m dash, 1/m minus m dash, क्लियर। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम एम डैश की वैल्यू निकाल पाए, और एम डैश हमको मिल जाएगा तो ऑब्वियसली हमें ए और बी मिल ही जाएगा, ठीक है। सो अभी क्या करना है, ये वाई स्क्वायर का टर्म है, ये एक्स वाई वाला टर्म है, और ये एक्स स्क्वायर का टर्म है, और वहां जो हमें इक्वेशन दी हुई है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो क्वेश्चन में दिया है वो भी उसी फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर का टर्म है, उसमें भी एक्स वाई है, उसमें भी वाई स्क्वायर है। सो अब क्या करेंगे, जब इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया तो हम लोग क्या करेंगे, विल इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ द लाइक टर्म्स, जो लाइक टर्म्स होती है वहां भी एक्स स्क्वायर है कोएफिशिएंट होगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर होगा कोएफिशिएंट होगा, उसको हम इक्वेट करेंगे, क्लियर। तो एम डैश में इक्वेशन मिलेगी, विल सॉल्व इट, एंड ए भी हमें कैलकुलेट करना, ए और बी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, सबसे पहले यहाँ देखते हो कि वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, इट इज 1, ठीक है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 3 नहीं चलेगा, तभी हम उसको वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट आपको 1 बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाओगे, इसको 3 हटाना है तो क्या करें, थ्रू आउट इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो। नीचे वाले इक्वेशन में यहाँ भी वाई स्क्वायर 1 है, यहाँ पे वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, इट इज -3, तो यू वांट +1 हियर, बिकॉज वाई स्क्वायर यहाँ पे +1 है तो यहाँ भी आपको +1 चाहिए, तो आप -3 से डिवाइड कर दोगे तो +1 यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद आप इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स है वो आप इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हैं। सो सबसे पहला काम आपका रहेगा, इसको डिवाइड करें, ठीक है। सो ये 2/3 हो जाएगा, आई डू इट दिस वे, 3 से थ्रू आउट डिवाइड कर रहे हैं, राइट। सो 3 से आप थ्रू आउट डिवाइड करोगे, सो ये डिवाइड बाय 3 हो गया, ये डिवाइड बाय 3 हो गया, ठीक है, और ये 1 हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, 3/3 1 होता है, तो लेट्स डू दिस, 3/3 1 होता है, हटा दिया आपने, ठीक है। यहाँ पे भी -3 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, विल डिवाइडेड बाय -3, ध्यान रखिएगा -3 से डिवाइड करो, साइन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो हो जाएगा +y, वी आर डिवाइडिंग इट बाय -3, तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये -3 से डिवाइड किया आपने, और इसको भी आपने -3 से डिवाइड किया, यू नीड टू बी केयरफुल, ठीक है ना। तो -3 से डिवाइड किया तो ये आपका +1 हो जाएगा, जो हम चाहते थे। यहाँ पे वाई स्क्वायर का क्वेश्चन 1 है तो यहाँ भी वाई स्क्वायर क्वेश्चन 1 कर दिया, तो अभी आपके सामने बहुत क्लियर है, ये भी बिल्कुल आइडेंटिकल लाइंस हो गई, सेम टू सेम। अब कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं लाइक टर्म्स के, वाई स्क्वायर सेम। अब एक्स वाई को देखते हैं, यहाँ पे एक्स वाई क्वेश्चन कितना -m माइनस एम डैश, और यहाँ पे एक्स वाई क्वेश्चन कितना a/3, तो यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं, -m माइनस एम डैश इज इक्वल टू a/3, लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद एम डैश का जो प्रोडक्ट है वो भी देख लेते हैं कितना है, एम डैश का जो प्रोडक्ट है ना, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है एम डैश है, राइट, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 2/3 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2/3, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2/3 है, यहाँ पे वहां एम डैश है, क्लियर। सो दिस इज व्हाट यू रिटन, ये फर्स्ट लाइन से हमने इक्वेशन बना ली, ठीक है। अब उसके बाद इधर आ जाते हैं,
इधर क्या बोल रहा है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई यहाँ पे 1/m माइनस एम डैश है, तो 1/m माइनस एम डैश है इज इक्वल टू, एंड दैट इज क्वेश्चन एक्स वाई। तो एक्स वाई क्वेश्चन यहाँ पे -b/3 है, -b/3, ये भी ठीक हो गया। और अब एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन देखते हैं, वहां पे क्या है। एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन यहाँ पे है -m डैश बाय m। एक्स स्क्वायर क्वेश्चन यहाँ पे, एक्स स्क्वायर क्वेश्चन कितना है, -2/3, ठीक है, -2/3। चाहे तो आप ये 2 काट सकते हैं। क्लियर। सो आपके पास बेसिकली 4 इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यू शुड गेट m, है ना, m डैश दोनों मिल जाएगा आपको। इसकी वैल्यूज को जब यहाँ रखोगे तो a और b की वैल्यूज मिल जाएगी, उसका स्क्वायर करोगे, ऐड करोगे, गेट द आंसर। तो पहले इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर्स आ रहे हैं। लेट्स सॉल्व दीज। सो mm डैश इक्वल्स टू 2/3 दिया है, और इनका रेशियो 2/3 दिया हुआ है, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू इज, आप अगर इसको डिवाइड करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को, इसको मान लो इसको इससे डिवाइड करते हो, या फिर आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई ही करते हो, मल्टीप्लाई दीज टू इक्वेशंस, तो देखते हैं क्या आता है। और मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट m डैश होल स्क्वायर, ठीक है, m कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, एंड राइट हैंड साइड वुड बी 4/9। सो m डैश जो हो जाएगा +-2/3 हो जाएगा, ठीक है। सो m डैश वुड बी +-2/3, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव 2/3 हो सकता है, नेगेटिव 2/3 हो सकता है, ठीक है। तो एक बार m डैश को हम ले लेते हैं +2/3, और देखते हैं m कितना आ रहा है, ठीक है। तो m डैश को अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे 2/3, ठीक है, +2/3, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो m वुड बी व्हाट, यहाँ पे आप रखोगे, m डैश को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो आप +2/3, राइट। सो m वुड बी 1, ठीक है। एंड जब m डैश की वैल्यू -2/3 रखोगे, यहाँ पे m डैश की वैल्यू -2/3 रखोगे, तो m वुड बी -1, ठीक है। तो +-1 बोल सकते हैं हम लोग, राइट, करस्पॉन्डिंगली। करस्पॉन्डिंगली मतलब ये जब +2/3 है तो वो +1 है, ये -2/3 है तो वो -1 है। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज m डैश की और m की हमको मिल गई है, ओके। तो ये जब वैल्यूज मिल गई है तो a और b हमको मिल ही जाएगा। सो क्या ले रहे हैं हम लोग, m की वैल्यू 1 ले रहे हैं, +1, और करस्पॉन्डिंग m डैश की वैल्यू 2/3 दी पॉजिटिव। सो लेट्स पुट इट हियर। सो a निकालना है आपको, तो यहां रखना पड़ेगा, राइट। सो इसको मैं रब कर देता हूं पूरा, ताकि हमारे पास स्पेस मिल जाए। लेट्स सी, आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, एंड लेट्स सी और आपका आंसर मेरा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। सब्स्टिट्यूट करना है आपको, एंड टू गेट द आंसर। सो लेट्स सी, -m यहाँ पे रख दो, यहाँ यहाँ रख दो, a आ जाएगा, यहाँ रख दो, b आ जाएगा। -m बोला है, तो -m को हम 1 ले रहे हैं, ठीक है, तो ये 1 हो गया। -m डैश, m डैश को हमने 2/3 लिया, राइट, ये आपका a/3 का वैल्यू है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लोगे, 3 आएगा, तो ये -3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू a/3, 3 कैंसिल, a का वैल्यू आ रहा है -5, ये फिक्स हो गया, ठीक है। अब अ, वही वैल्यूज हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। बी निकालना है तो आप यहाँ पे रख दो इसको, -1/m बोला है, m को आप ले सकते हो 1, कोई दिक्कत नहीं है। m को हम फिर से 1 लेके चल रहे हैं, m इज 1, ठीक है, -m डैश, तो ये जब 1 है तो यहाँ पे आप m डैश को क्या लेंगे, 2/3, राइट, एंड यूल गेट -b/3, है ना। सो m को जब 1 ले रहे हो तो m डैश को आपको 2/3 लेना है, पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना। सो इसको सॉल्व करें, राइट। सो ये 1/3 आ जाएगा, 1 - 2/3 इज 1/3, ठीक है, इज इक्वल टू -b/3, तो ये कैंसिल हो रहा है, b की वैल्यू -1 आ रही है, ठीक है। अब डजेंट मैटर, ठीक है, a की वैल्यू 5 -5 है, b की वैल्यू -1 है, ठीक है। तो जब स्क्वायर बोलना है, स्क्वायर करना है, तो अल्टीमेटली -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और b का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 25 और 1 26, राइट। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे, सो इट विल गेट 25 + 1, सो आंसर विल बी 26, ठीक है। लेंथी जरूर है, आई एम नॉट सेइंग कि दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन हैज टू बी अटेम्प्टेड इन एग्जाम, बट यस, राइट, सोल्यूशन अगर हम करें आफ्टर एग्जाम, राइट, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं करना है,
ठीक है, वो जानना भी बड़ा जरूरी है कि इट विल टेक टाइम for anybody to solve it, right? So, yes. And short answer out of 10, if you have got 4 all correct, 16 marks was the real cutoff. उस सेक्शन में लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था वो सिर्फ 16 मार्क्स थे, जो कि आप सिर्फ 4 क्वेश्चन सही करके आधे घंटे में ला सकते थे। हालांकि दैट इज नॉट अ गुड स्कोर। गुड स्कोर के लिए आपको कम से कम 25 के आसपास मार्क्स लाने चाहिए। तो 6 क्वेश्चन तो इस सेक्शन में ऐसे हैं शॉर्ट आंसर में, जहां आप 6 क्वेश्चन से 24 नंबर तो बना ही सकते थे, राइट? वे अबव दिस कट ऑफ मार्क्स, राइट? ओके, चलिए आगे चलते हैं। सो गाइस, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं, जो कि एलजेब्रा टॉपिक फंक्शन से है ना? सो मैथ्स के स्टूडेंट को थोड़ा सा फायदा तो मिलता ही है, क्योंकि 11 12 में काफी पढ़ते हैं फंक्शंस को, काफी डीप में पढ़ते हैं, और इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उनको काफी खुशी मिलती है कि यार फंक्शन नॉर्मली डिफाइंड होता है, अच्छे से उस डेफिनेशन को समझ लो एंड क्वेश्चन आराम से क्रैक होता है। ठीक है, सो लेट्स सी इस क्वेश्चन को कैसे करना था। ओके, सो क्वेश्चन सेइंग इफ अ फंक्शन एफ ए इक्वल टू मैक्स ऑफ ए कॉमा जीरो, ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है उसने, एफ ऑफ ए को ऐसे डिफाइन किया हुआ है, राइट? ए और जीरो में से जो भी मैक्सिमम होगा, राइट, दैट वुड द फंक्शंस वैल्यू। ओके, ऐसे डिफाइन किया हुआ, दोनों में से जो बड़ा होगा फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। देन द स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इक्वेशन इक्वल्स टू 8 होल्ड्स ट्रू। एक्स की स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको बतानी है जिसके लिए ये इक्वेशन होल्ड ट्रू करेगी, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होगा। ठीक है, तो इस फंक्शन को एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ए अगर पॉजिटिव वैल्यू होगा 1 2 3 1.5 व्हाटएवर, कुछ भी होगा, ठीक है, तो ये अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव जीरो में से मैक्सिमम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, राइट? सो मैक्सिमम वैल्यू वुड बी जस्ट ए इन दैट केस। बट ए अगर नेगेटिव लेते हो, -1 -2, और यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे -1 -2, तो -1 नेगेटिव वैल्यू जीरो में से बड़ा कौन होगा? हमेशा जीरो होगा। तो इफ ए इज नेगेटिव, द फंक्शन वैल्यू वुड बी जीरो। इफ ए इज पॉजिटिव, then function's value would be that a, because that would be maximum of a and 0. क्लियर? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और उसने बोला स्मॉलेस्ट वैल्यू इसको जो सेटिस्फाई करे, सो लेट्स टेक इट। सो इस फंक्शन को हम लिख देते हैं। फंक्शनल इक्वेशन को क्या कह रहा है? ये एफ ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वन। ये एक्सप्रेशन हमारा 8 होना चाहिए। एक्स की स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं। इफ आई कीप जीरो हियर, ठीक है, तो जीरो रखते हैं। एफ ऑफ जीरो माइनस थ्री, ये -3 हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ, हमने अभी क्या सोचा है? एक्स को जीरो रखना है। ठीक है, हम नॉट चाहिए एक्स की वैल्यू यही होगी, बट हमें स्टार्ट करने के लिए चीज चाहिए। 0 + 1, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको जो हम सॉल्व करेंगे, बिकॉज एफ ऑफ -3, अब जैसे ये डिफाइंड था ऑलरेडी, एफ ऑफ ए मैक्स ऑफ ए कॉमा जीरो होगा, तो यहाँ पे एफ ऑफ -3 में निकालना है। दैट मींस ए की वैल्यू क्या होगी? -3। एंड आई जस्ट टोल्ड यू कि ए जब नेगेटिव होगा तो मैक्स ऑफ -3 कॉमा जीरो वुड बी व्हाट? 0। अगर ए नेगेटिव है तो जीरो ही फंक्शन की वैल्यू होगी, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। प्लस ट्वाइस ऑफ, आई सेड दिस इज पॉजिटिव, तो इन दैट सिचुएशन 1 कॉमा 0 में से मैक्स कौन होगा? 1। तो दैट इज फंक्शंस वैल्यू, राइट? सो यहाँ पे आप बोल सकते हैं एफ ऑफ 1 वुड बी, डायरेक्टली हम इसको बोल सकते हैं 1 ही हो जाएगा। ये वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। दिस वुड बी 1। ठीक है, एफ ऑफ 1 वुड बी 1। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो 0 + 2 आ रहा है, इट इज कमिंग 2। एंड व्हाट डू वी वांट? वी वांट 8। तो दिस इज नॉट द आंसर, एक्स की वैल्यू 0 नहीं होगी, राइट? आगे चलता है, नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, एक्स की 1 लेते हैं और इस तरीके से आगे बढ़ के देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, लेट्स डू इट क्विकली। एक्स इक्वल टू 1 लिया, फिर से हम इसी फंक्शन में रखेंगे, इस एक्सप्रेशन में रखेंगे, 8 के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अब 1 रख रहे हैं। 1 - 3, सो ये आ जाएगा एफ ऑफ 1 - 3 इज -2, राइट? प्लस ट्वाइस ऑफ एफ, अब क्या रख रहे हैं यहाँ पे? 1 1 + 1, ये 2 हो जाएगा। क्लियर? तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, ये नेगेटिव है, दिस इज -2, तो एफ ऑफ -2 उस फंक्शन में रखेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ f2, f2 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना आया था? 0 + 2 आया था, 2 वैल्यू आई थी, हमें 8 चाहिए, तो ये भी वर्क नहीं करेगा। x = 2 रख के देखते हैं, f = यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 रखोगे, 2 - 3 इज -1, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ f, हम 2 रख रहे हैं, 2 + 1 इज 3। ठीक है, सो ये अगेन a इज नेगेटिव, तो 0 ही आएगा फंक्शन के वैल्यू, प्लस ट्वाइस ऑफ f3 की वैल्यू 3 आएगी, तो ये 3 2 ज़ा 6 हो गया, ये 6 हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है
कि एफ हमने एक्स 0 लिया, नहीं चला, 1 2 तक नहीं चल रहा बिकॉज वैल्यूज उस एक्सप्रेशन की 2 4 6 आ रही है, तो अगली वैल्यू आंसर आ ही जाएगा। पैटर्न भी आपको दिख रहा है 2 4 6, सो इट विल वर्क फॉर x इक्वल टू 3 एंड दिस शुड बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू। इससे छोटा हमने लिया था, इट इज नॉट वर्किंग, द स्मॉलेस्ट वैल्यू 3 ही होगा। ठीक है, सो और एग्जैक्टली एफ इक्वल टू यहाँ पे आपने 3 रखा, 3 माइनस 3 0 हुआ, तो 0 कॉमा 0 में से मैक्स क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। व्हेन यू कीप 3 एफ ऑफ 0 0 प्लस यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ, यहाँ पे एक्स क्या रखोगे 3, 3 प्लस 1 इज व्हाट 4, सो बस इजी है। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0, राइट, प्लस ट्वाइस ऑफ एफ 4 की वैल्यू 4 होगी, 4 2 8 हो जाएगा, तो आंसर वुड बी, ठीक है, आंसर वुड बी व्हाट, पूछा उसने स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स है, तो एक्स की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आ रही है, ये सब तो वर्क नहीं कर रही है, नेगेटिव जाओगे तो और वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, राइट, कुछ और आएंगी इनफैक्ट, बट दिस व्हाट विल नॉट हैपन, राइट। एक्स इक्वल टू 3 पे आपको पूरा जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है एक्स इक्वल टू 3 पे आपको मिल रहा है 8। ठीक है, तो उसने बोला स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो आंसर वुड बी 3 गाइस। ओके, so this was function based question. It was not difficult, but you should know how to approach about function based questions. Okay. Okay, guys. So no wonder, है ना, set theory one of the favorite topics in IPMAT Indore exam. लास्ट ईयर में दो क्वेश्चन आए थे सेट थ्योरी के ऊपर। ठीक है, एक शॉर्ट आंसर में था, एक एमसीक्यू सेक्शन में था, राइट। सो लेट अस सी, डिफिकल्ट था, इजी क्या था, राइट। उसकी जो फ्रेमिंग होती है वो डिफिकल्ट वो कर देते हैं, बाकी ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो ये नहीं था। सो एक बार रीड करके देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट्स सॉल्व इट। आई रीड इट फॉर यू गाइस। In a class, 60% and 68% of students pass their physics and mathematics examination respectively. Then at least dash percent of students passed both their physics and mathematics examination. तो दोनों एग्जाम्स जिन्होंने पास कर लिया है उनकी जो परसेंटेज संख्या होगी, मिनिमम कितनी होगी, दैट इज द क्वेश्चन। और जब भी आप सेट थ्योरी पढ़ते हैं तो वेन डायग्राम से भी सॉल्व करते हैं, और उसका एक फॉर्मुलेशन भी होता है सेट ऑफ टू के कारण। यहाँ पे फिजिक्स मैथ्स दो ही सेट्स हैं, तो उसका फॉर्मूला तो बहुत ईजी है, सारे स्टूडेंट को पता भी रहता है। सो आई राइट इट दैट। ठीक है, सो कैसे लिखते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन फिजिक्स, यूनियन लगाते हो आप मैथ्स, पी यूनियन एम, और जैसे फिजिक्स और मैथ्स ये भी आप कहते हैं, उसको यही और होता है। So formula goes like this: number of people, number of students who passed in physics plus number of students who passed in maths minus number of students who passed in physics intersection maths. Clear? यही होता है फॉर्मूला। दिस इज मीनिंग यूनियन और, एंड इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन एंड। ठीक है, अब ये दो वैल्यूज हमको दी है 60% एंड 68%, और पास इन बोथ का मिनिमम वैल्यू उसने पूछा है, मतलब इसका आपको मिनिमम वैल्यू पूछा है। तो एक काम करता है, और इसकी वैल्यू कुछ सर्टेन नहीं है ना। यूनियन का मतलब एटलीस्ट फिजिक्स या मैथ्स में पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या। कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि हर बंदा जो क्लास में है वो या तो फिजिक्स में पास हुआ है या मैथ्स में, हर बंदा किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हुआ, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि 100 ही होगा, राइट। बट क्वेश्चन में उसने बोला है मिनिमम, थोड़ा सा उसको जगल करते हैं, शफल करते हैं, उसको नेगेटिव टर्म को इधर लाते हैं, इसको उधर ले आते हैं, देखते हैं क्या चीज वर्कआउट होती है। ठीक है, बिकॉज इसकी हमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी, इसके क्वेश्चन मिनिमम की टर्म्स में पूछा है, थोड़ा सा करना पड़ेगा, उसको इधर लाते हैं, इसको उधर ले आते हैं। ठीक है, एन फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ्स मीन्स बोथ वाली बात कर रहे हैं वो। ठीक है, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चलते हैं, एन पी मतलब फिजिक्स में जो पास हुए बच्चे उनकी परसेंटेज में कोई वैल्यू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन वी डोंट नो एक्चुअल नंबर तो परसेंटेज में भी ये फॉर्मूला वर्क करता है। 60% फाइन, दिस इज 68% गिवन इन द क्वेश्चन, फाइन। ठीक है, अब ये टर्म उधर जाएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, तो यूनियन को हम उधर ले आते हैं। ठीक है, एन फिजिक्स और भी लिख सकते हैं यूनियन की जगह पे, तो आई राइट इट लाइक दिस। ठीक है, तो ये तो 128 हो गया जोड़ने पे, 120 में से ये चीज माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली वैल्यू पता नहीं है, ये 100% है, थोड़ा कम है, वी डू नॉट नो। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन एटलीस्ट पूछा है, मिनिमम पूछा है, तो अब हमारी चीज थोड़ी आसान हो जाती है। यूज कॉमन सेंस गाइज। ठीक है, अगर मुझे इसको मिनिमम करना है, ठीक है, आई टू मेक इट मिनिमम, तो जो चीज मैं सब्ट्रैक्ट करूं 128 में से, 120 में से जो भी चीज मैं माइनस करूं, है ना, दैट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, राइट। सो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 128% माइनस ये जो चीज है ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी मैक्स। एन पी और एम ये क्या होना चाहिए, मैक्स। समझ रहे हो, कि जो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, जो आप सबसे बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे, तभी तो आपको जो वैल्यू मिलेगा मिनिमम मिलेगा।
तो 128 में से मैक्सिमम आप कितना माइनस कर सकते हो? मैक्सिमम कितने बच्चे हो सकते हैं जो एटलीस्ट दोनों में पास हो? 100%। सारे के सारे बच्चे किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हो। जब मेंशन नहीं है तो मैक्सिमम आप कितने ले सकते हो? ऑल द स्टूडेंट्स, दैट्स 100%, राइट? सो वी कैन टेक 128%, राइट, माइनस 100%, तो आंसर वुड बी व्हाट? 28%। कम से कम इतने परसेंट बच्चे होंगे जो दोनों में पास होंगे। आई थिंक इट वाज इजी क्वेश्चन, बट यहाँ पे जो चीज जिस तरीके से प्ले किया है, दैट इज लीस्ट, मैक्स। आपने जितने भी क्वेश्चन अभी तक देखे होंगे उसमें लीस्ट, मैक्स, एटलीस्ट, एटमोस्ट, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा उसको ट्रिकी बना देता है, राइट? चलिए आगे देखते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग शॉर्ट आंसर सेक्शन को वाइंड अप करके अब हम लोग एमसीक्यू सेक्शन में एंटर कर गए हैं। और 11th क्वेश्चन, बिकॉज 10 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर के आते हैं तो 11 से अब स्टार्ट हो जाता है एमसीक्यू। सो 11th क्वेश्चन जो इंदौर में आया था लास्ट ईयर, उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एज यू कैन सी, राइट, अगेन इट्स बेस्ड ऑन फंक्शंस। कितना इंपॉर्टेंट है फंक्शंस, राइट? और काफी स्टूडेंट्स से क्वेश्चन क्रैक नहीं हुआ था। पीसीएम स्टूडेंट्स जो शायद आईआईटी जेई सॉर्ट ऑफ कुछ प्रिपरेशन कर रहे थे, दो स्टूडेंट्स ओनली कुड एबल टू कैच इट, राइट? अदरवाइज स्टूडेंट्स को अल्टीमेटली छोड़ना ही पड़ा था, है ना? इट वाज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, 90% ऑफ द जनता वाज क्लूलेस हाउ टू गो अबाउट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट? सो आपके लिए सोल्यूशन रेडी करते हैं, बताते हैं आपको कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बट ओनली फॉर फ्यू पीपल, राइट? आईआईटी जेईई एस्पिरेंट्स के लिए बन सकता है, क्योंकि उसमें एक प्री नॉलेज होनी चाहिए किसी चीज की, फंक्शन की। कुछ स्टैंडर्ड नॉलेज होना चाहिए, स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं, राइट, जो पढ़ाए जाते हैं। अदरवाइज जनरली नहीं पढ़ाते, इसलिए हर एक को आइडिया नहीं रहता है। सो आई टेल यू हाउ टू डू दिस। 11th क्वेश्चन गाइस, MCQ क्वेश्चन पहला। So it says, suppose that a real valued function fx of real numbers satisfies f of x plus y. You can see this, f of x plus y is equal to fx plus f xy for all real xy, and that एक और चीज दी हुई है, f 2020 is 1, compute f 2021। ठीक है, 2021 का पेपर था तो उसने वैल्यू डाल दी f 2021, है ना? सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है, और बनना नहीं है अगर आपको स्टैंडर्ड फंक्शंस नहीं पता है। तो ये जो फंक्शन गाइस, जो फंक्शनल इक्वेशन जो लिखी हुई है ये वाली, ठीक है, ये कौन से फंक्शन सेटिस्फाई करेंगे इसका नॉलेज होना जरूरी है। किस टाइप के फंक्शंस होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, राइट? एंड दैट इज व्हाट द कैच वाज ऑल अबाउट, ठीक है? कैच ये था कि कौन से फंक्शन इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। द आंसर इज नॉट द आंसर, बट द स्टैंडर्ड फंक्शन विच सेटिस्फाई दिस काइंड ऑफ इक्वेशन इज एफ ऑफ कुछ भी, एफ ऑफ एक्स, है ना? जो इसको सेटिस्फाई करेंगे वो है एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स, के टाइम्स ऑफ एक्स, है ना? ऐसे जो फंक्शंस होंगे, इस प्रकार के जो फंक्शंस होंगे, वही उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे। आपको चेक करना है, देखो कैसे। एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स वाई, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? जैसे मैंने बोला, इस टाइप के फंक्शन ही सेटिस्फाई कर सकते हैं, राइट? आई सेड, तो एफ ऑफ ये पूरा इनपुट है, तो आप क्या बोलोगे? के टाइम्स ऑफ एक्स प्लस एक्स वाई, ऐसे ही बोलोगे, ठीक है? तो ये आपका एलएचएस हो गया, LHS। अब आरएचएस की बात करते हैं। आरएचएस क्या है? आरएचएस में दिस प्लस दिस है। आई सेड इस टाइप के फंक्शंस, राइट? सो यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स है तो के टाइम्स ऑफ एक्स, के टाइम्स ऑफ एक्स हो जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है? प्लस लगाया तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। एफ ऑफ एक्स एक्स वाई, है ना? तो इस टाइप का फंक्शन होना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स वाई अगर है तो एक्स वाई के टाइम्स ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे के कॉमन लोगे, एक्स प्लस एक्स वाई आएगा, ठीक है? तो यू कैन सी, चेक, राइट, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। क्लियर? यहाँ पे भी x प्लस एक्स वाई है, यहाँ पे भी x प्लस एक्स वाई है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फंक्शन दैट वन शुड नो। ये स्टैंडर्ड फंक्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। फाइन, तो अगर ये इक्वेशन पक्की हो गई और जो गिवन है आपको f 2020 इक्वल टू 1, आपको सिर्फ चीजें पुट अप करनी है टू गेट दैट कांस्टेंट क्या होगा, है ना? k इज अ कांस्टेंट वैल्यू, k इज अ कांस्टेंट, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। कुछ भी हो सकता है बट वो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, इट विल नॉट चेंज, ठीक है? सो अब सॉल्व करते हैं। अब कुछ रह नहीं गया क्वेश्चन के अंदर, आपको ये चीज पता चल गई तो फिर कुछ नहीं बचा, राइट? सो f 2020, है ना? f ऑफ 2020, है ना? तो फंक्शन तो ऐसी फॉर्म करेगा, एफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स। एक्स आपको दिया हुआ है 2020, के इज कांस्टेंट विच वी डू नॉट नो, वो हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है, राइट, इनटू 2020। क्लियर? ये चीज हो गई। एफ 2020 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 दी हुई है। इसका मतलब इसको आप इक्वेट कर दो 1 से, तो इससे आपका जो कांस्टेंट है वो निकल गया। के की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे के की वैल्यू आ गई 1/2020। दिस इज द वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट। क्लियर? पूछा क्या है? एफ 2021। सो एफ 20
2021 would be equals to k times of 2021 as per the फंक्शन स्टैंडर्ड यही रहेगा। x की वैल्यू 2021 है तो k टाइम्स ऑफ 2021 उसका वैल्यू हो जाएगा। k हम लोगों ने ऑलरेडी ऑब्टेन कर लिया, उसको आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। सो 2021 into 1 upon 2020, right? So ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? सो दिस इज आंसर। सो 2021 डिवाइड बाय 2020 एक ही ऑप्शन है, राइट? सो ए ऑप्शन। क्लियर? सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू गाइस। आगे चलते हैं। ओके, सो अलजेब्रा का एक और टॉपिक लोगैरिथम्स, राइट? फॉर्मूला बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं। और सेकंड क्वेश्चन एमसीक्यू में ये था लॉग, है ना? ऐसे देखने में तो बहुत लंबा लग रहा है, डिफिकल्ट सॉर्ट ऑफ, बट लेट्स सी इजी है डिफिकल्ट है, आप लोग चेक कीजिए, ठीक है? साथ में सॉल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा। सपोज दैट log 2 ब्रैकेट log 3 ब्रैकेट log 4a, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इज इक्वल टू log 3 log 4 log 2b इज इक्वल टू log 4 log 2 log 3c इक्वल टू 0। ये दिया हुआ इतना बड़ा एक्सप्रेशन, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c इज क्या होगा, abc का वैल्यू क्या होगा, राइट? सो अगेन कहीं ना कहीं एडवांटेज तो रहता है ये मैथ्स के स्टूडेंट को, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, बिकॉज थोड़ी सी उनकी प्रैक्टिस होती है, उनका नैक होता है इस इन एरियाज पे, उनकी पकड़ होती है, ठीक है? तो उनको एक थोड़ा रिलैक्स फीलिंग होता है कि यार ये तो सब पढ़ा हुआ है 2 साल से, है ना? तो कहीं ना कहीं एडवांटेज तो रहता ही है ना? सो लेट अस सी हाउ टू क्रैक इट। और ऐसा नहीं है कि दूसरे स्टूडेंट्स नहीं कर सकते, अगर उसको ठान ले, पढ़ ले, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, उस टाइप के क्वेश्चन उतनी वैरायटी सॉल्व कर ले, तो दे कैन ऑल्सो गियर अप फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट? लेट्स सी। सो गाइज ये भी जीरो है, ये एक्सप्रेशन भी जीरो है, इक्वल टू दिस दिया तो ये भी जीरो है और ये भी जीरो है। तो किसी एक एक्सप्रेशन को लेके चलते हैं और देखते हैं कि यार क्या हम कुछ निकाल पा रहे हैं यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ठीक है? सो लेट्स सी क्या हम निकाल पा रहे हैं। सो इस एक्सप्रेशन को लेते हैं, इक्वल टू जीरो करते हैं। सो लॉग ऑफ 2 log बेस 3 ऑफ log a और इसका बेस 4 है, सो क्लोज करें एंड सभी इक्वल टू जीरो है, लास्ट में जीरो लिखा हुआ है तो इसको हमने जीरो कर दिया, ठीक है? अब जो मेन चीज है वो है कि हमें पता है ये चीज, कुछ चीज तो हमको लॉग प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। लॉग ऑफ 1 जो होता है टू एनी बेस, कोई सा बेस कुछ भी हो, लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस इज जीरो, ठीक है? तो अगर ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो है तो एक बात पक्की है, कि log ऑफ ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, दिस एक्सप्रेशन शुड बी 1, है ना? तो log ऑफ 1 टू एनी बेस, तो बेस 2 ही हो, क्या दिक्कत है? ये पूरा एक्सप्रेशन 1 होना चाहिए, तभी log ऑफ 1 की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है? सो ये पूरा हम लोग नीचे लिख लेते हैं, log 3 log a 4 दिस शुड बी 1, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है? तो अब ये चीज आती है कि भाई ये पूरा लॉग का जो एक्सप्रेशन है 1 कैसे होगा, उसके लिए एक और प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, 1 कब होता है, ठीक है? तो राइट, लॉग ऑफ a टू द बेस a होता है 1, मतलब जो नंबर है जिसका लॉग लिया जा रहा है और जो बेस है ना, वो दोनों अगर सेम होंगे तो फिर उसकी उस लॉग की वैल्यू 1 होती है, ठीक है? उस चीज को यूज करते हैं। तो यहाँ पे बेस 3 दिख रहा है आपको, तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, यूजिंग दैट आई सेड द नंबर एंड द बेस शुड बी सेम, तब वो वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ बेस तो पता है 3 एंड ये नंबर है, तो दिस नंबर शुड बी अबाउट 3, ये पूरा का पूरा 3 होगा तो log 3 टू द बेस 3 तभी 1 होगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो एनसर्कल्ड पार्ट है ना, log ऑफ a टू द 4 ये क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। क्लियर? तो यहां से log को आप कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो आप पाएंगे राइट कि हम इसको इस फॉर्म को कन्वर्ट कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे बेस क्या है 4, तो हम बोल सकते हैं a की जो वैल्यू है वो 4 की पावर 3 हो जाएगी, जो कि 64 है। तो हमें a की वैल्यू मिल गई, ठीक है ना? ठीक है, तो आप बोलेंगे सर ये कैसे आपने किया, तो उसके लिए अगेन प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। इफ log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू लेट से n है, देन ये आपको पता होना चाहिए कि जो a होगा वो बेस b की पावर n होगा, ठीक है? तो अगर ऐसा दिया रहेगा तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, a वुड बी एक्सप्रेस एज b टू द पावर n। वही हमने यहाँ पे किया, अगर log a टू द बेस 4 3 है, उसकी वैल्यू 3 है, तो बेस हमने 4 लिया, राइट, और 4 की पावर 3 रेस कर दिया, दैट इज द वैल्यू ऑफ a, ठीक है? अब आप थोड़ा सोचें कि यही काम हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है? कि इसके साथ भी हम पूरा का पूरा सॉल्व कर रहे हैं, उसके साथ भी हम पूरा का पूरा सॉल्व कर रहे हैं, तो बिल्कुल सिमेट्रिक फॉर्म में ही है, ठीक है? तो आप फोकस करो कि a की वैल्यू कैसे निकाली अपने, 4 टू द पावर 3,
और 4 3 कहाँ मिला था आपको? 4 आपका ये था, 3 आपका ये था, ध्यान से अगर आप देखो तो। ठीक है, इस 2 का तो कोई मतलब ही रहा नहीं, राइट? तो ये 4 की पावर 3 जा रहा है। ठीक है, ऑर्डर अगर हम बात करें सब कुछ सेम चल रहा है, वही पैटर्न में चल रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे ए की वैल्यू, यहाँ पे थोड़ी सी आपको स्मार्टनेस कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार पूरा हम क्यों सॉल्व करें, टाइम क्यों वेस्ट करें, राइट? ए का वैल्यू हमें दिख रहा है कि 4 टू द पावर 3 आया। 4 टू द पावर 3, वैसे हम ये बोल सकते हैं बी का जो वैल्यू होगा, बी को वैल्यू होगा जैसे 4 टू द पावर 3 था, तो यहाँ पे 2 का पावर 4 हो जाएगा, 2 का पावर 4। एंड सिमिलरली जब यहां चलेंगे तो ये 3 है और ये 2 है, यहाँ पे सी है, राइट? सो सी का वैल्यू हो जाएगा 3 का पावर 2। करेंगे it? और ए तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 64। तो ए बी सी उसने पूछा है सम कितना होगा, तो हम वैल्यूज पुट अप कर देंगे। ए की वैल्यू 64, राइट? बी वहां पे आपने लिख ही लिया, 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, राइट? एंड सी इज 3 स्क्वायर, दैट इज 9, राइट? सो यहाँ पे 70 80 89 आपका आंसर आ रहा है, राइट? सो ये अब ये चीज ऐसी है कि इतना बेसिक होता है, जब लॉग पढ़ते हो तो कोई भी आपको बताता है log 1 0, log a टू द बेस a इज 0। और लॉग को डिफाइन तो ऐसे ही करते हैं कि भाई a अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई नंबर दिया गया तो उसका लॉग फॉर्म क्या होगा। तो ये इसको इंटर कन्वर्टेबल होता है, ऐसा है तो आप ऐसा लिख सकते हो, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हो। लॉग की बिगिनिंग में ही ये प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाती है, कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो, क्लासेस शुरू करते हो लॉग की, तो ही आपको फर्स्ट पेज पे आपके नोटबुक में लिखा होता है ना? बट इट इज अबाउट अप्लाइंग इट प्रॉपरली। ठीक है, और कहीं ना कहीं अपना टाइम सेव करो कि जब इस एक्सप्रेशन को इक्वेट किया आपने जीरो से और आपको दिख रहा है कि यार सब कुछ इसका कोई सेंस ही नहीं है, सिर्फ 4 की पावर 3 आ रहा है, वही वैल्यू इसका एक अरेंजमेंट है बेसिकली 4 की पावर 3, तो यहाँ पे भी अरेंजमेंट वही जाएगा, अलग तो कुछ जाना नहीं। तो आंसर इज 89 फॉर दिस। आगे चलते ओके। ये तो लाइन से एल्जेब्रा के क्वेश्चंस छाए हुए हैं इनफैक्ट, राइट? सो अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इफ एस एन, एल्जेब्रा मींस प्रोग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। Algebra again, guys. 13 question of IP Mat 2021 paper. 13 question. MCQ का third question. Sn be the sum of first n terms of an AP. General term is given by an. जो ये जनरल टर्म हो गई, राइट? ऐसी कोई AP है जिसका जनरल टर्म an है, AP बोल दिया तो कॉमन डिफरेंस हो गई होगा। इफ S5 इज इक्वल टू S9, मतलब फर्स्ट 5 टर्म्स का जो सम होगा वो अगर फर्स्ट 9 टर्म्स के सम के बराबर है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ A3:A5? A3:A5 मतलब थर्ड टर्म उस सीरीज का और फिफ्थ टर्म उस सीरीज का, उसका रेशियो क्या हो। तो अगेन आपके आप जब एपी पढ़ते हैं तो फर्स्ट पेज पे आपके जो फॉर्मुले लिखे होते हैं वो इनफ है इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए, कुछ भी आपको डीप की कोई बात ही नहीं है ना? एक क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन है सादा, कोई भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर आपके वर्कशीट में होता या आपकी नोटबुक में होता है ना, या फिर आपके स्टडी मटेरियल में होता तो आप क्रैक कर लेते हैं, बट ये क्वेश्चन जब आता है एग्जाम हॉल में तो लगता है कि ये इंदौर के पेपर में आए, राइट? तो फिर कुछ ज्यादा ही सोचने लग जाता है, जबकि चीजें इतनी आसान रहती है। ठीक है, पिछला क्वेश्चन लॉग का डिफिकल्ट तो नहीं था, राइट? बेसिक प्रॉपर्टीज ही लग रही थी। चलिए, सो समझते हैं इसको। S5 S9 जो दिया हुआ है, राइट, इसको हम लोग यूज करते हैं। S5 का फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मैं साइड में लिख देता हूँ। Sn का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, उसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ n/2, राइट, ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 d। सारे स्टूडेंट्स को ये बात पता होती है ना? n/2 ब्रैकेट ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 d। d is common difference, n is number of terms and a is the first term of the series। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। S5 बोला है उसने, S5 क्या हो जाएगा? 5/2 ट्वाइस ऑफ a। अब हमें फर्स्ट टर्म तो पता नहीं है तो ट्वाइस ऑफ a लिख दिया, n तो पता है 5, तो 5-1 4 d हो जाएगा, d भी हमको नहीं पता, वी डू नॉट नो d एज वेल, कुछ भी नहीं पता है। सो आगे चलते हैं। इज इक्वल टू S9 बोला है तो 9/2, ठीक है, इट इज ट्वाइस ऑफ a प्लस 9-1, ये भी d हो जाएगा। तो a और d हमको पता नहीं है, फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, वी डू नॉट नो। ठीक है, तो ये चीज दी हुई थी, हमने उसको रख दिया। ठीक है, दिस इज फॉर्मूला गाइस। यहाँ पे अपने फॉर्मूला या इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है, देखते हैं। दो वेरिएबल्स हैं, आगे चलते हैं। 2 तो कैंसिल हो गया दोनों तरफ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और समथिंग कैन बी टेकन कॉमन, तो अच्छी बात है। 5, ये इसको सॉल्व करते हैं, 2a प्लस ये 4d हो जाएगा। ठीक है, एंड ये 9 बाहर है ब्रैकेट के, ये 2a प्लस 8d हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट यहाँ तक। तो आई कैन सी 2 कैन बी टेकन कॉमन यहाँ पे भी एंड यहाँ पे,
तो 5 क्रॉस 2 कॉमन ले रहे हैं गाइज, ए प्लस यहाँ पे 2d हो जाएगा, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे भी 2 को बाहर ले सकते हो, 9 क्रॉस 2 इट इज ए प्लस 4d। ठीक है, और आप देख सकते हैं 2 2 कैंसिल, है ना। और a प्लस 2d क्या होता है, इट इज थर्ड टर्म, a3 ही होता है बेसिकली। a3 इज a प्लस n-1, n की वैल्यू 3 है, 3/1, तो ये a3 इज a प्लस 2d का एक्सप्रेशन ही होता है ना। और ये जो a प्लस 4d है वो a5 का ही एक्सप्रेशन होता है, a प्लस 5-1d, राइट। क्लियर, तो अल्टीमेटली ये जो है बेसिकली 5 टाइम्स ऑफ a3 है, राइट, एंड इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ ये a5 है। पूछा क्या उसने, a3 थर्ड टर्म फिफ्थ टर्म का रेशियो, a3 बाय a5 पूछा है, तो आंसर इज 9/5। a3 बाय a5 इज इक्वल्स टू 9/5, राइट, सो आंसर इज a। ठीक है ना, सो इट वाज नॉट डिफिकल्ट, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे एस एन का मैंने फॉर्मूला लिखा है वैसे ही ए एन का भी फॉर्मूला होता है, जिसको नहीं पता है आप नोट कर सकते हैं, n-1d। a is first term, d is common difference, n is which term, an मतलब कौन सी टर्म आपको निकालनी है, sm is sum of first n term। ओके, सो आई डोंट थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आपने पहले कभी किया हो तो आपको आइडिया रहता है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन कट कट कट। ओके गाइस, तो इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमसीक्यू का फोर्थ क्वेश्चन था सेक्शन का, एमसीक्यू सेक्शन में फोर्थ क्वेश्चन था, मैट्रिसेस के ऊपर था। लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व इट। इट सेज इफ a and b, a b and a plus b are non singular matrix। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है अगर a b and a plus b, इन तीनों को उसने मैट्रिक्स बोला है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड ये दिया हुआ है a b इक्वल्स टू b है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ए बी और बी ए उसने बोला इक्वल है, देन ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये चीज उसने दी हुई है। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए इज गिवन टू यू, इसको हम यूज करेंगे, राइट। सो बेसिक जो आइडेंटिटीज हैं, बेसिक जो उसके प्रॉपर्टीज हैं, वो अगर आपको पता रहेंगी उसको क्रैक करने में इतनी मुश्किल नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू शुड बी नोइंग ए मैट्रिक्स multiplied by A inverse, right? So that gives you identity matrix I। एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए, और ये तो उसने दिया ही हुआ है, ए बी इंटू बी ए, है ना। सो उसी लॉजिक के हिसाब से कभी आपको ऐसा मिले आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए, है ना, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इट वुड बी ए इंटू आई, है ना, इज गिवन टू यू, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए। ये चीज आपको अगर पता है तो ये क्वेश्चन क्रैक करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आइए इक्वल्स टू ए डॉट आई इक्वल्स टू ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्टीमेटली यू गेट द सेम मैट्रिक्स। ओके, अब ये आपको एक्सप्रेशन जो है उसको हम लिख लेते हैं और देखते हैं इसको सॉल्व करके अल्टीमेटली कहाँ हम लैंड करते हैं, राइट। 2a माइनस बी माइनस ए, यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी का इनवर्स। ठीक है, फिर a फिर से मल्टीप्लाई किया गया है प्लस b, a प्लस बी का इनवर्स, फिर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका पूरा एक्सप्रेशन पूछा है कितना है। सो आई कैन सी a प्लस बी इनवर्स, a प्लस बी इनवर्स, आई कैन टेक इट कॉमन। ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस एक्सप्रेशन एंड देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो अगर हम माइनस बाहर लेते हैं, कॉमन ले रहे हैं तो माइनस बाहर लिया, a प्लस बी इनवर्स को हमने बाहर लिया, तो यहाँ पे ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a क्रॉस ए स्क्वायर बोल सकता है, और यहाँ प्लस साइन है चाहिए, बाहर आप माइनस कॉमन ले रहे हैं, राइट, सो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये आप कॉमन ले चुके तो b स्क्वायर। ओके, इसको आप ओपन करते हैं, इसको आप ओपन करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इनवर्स, तो यहां पे आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, करेक्ट, एंड विल ओपन दिस, यू विल गेट थ्री टर्म्स, दिस इंटू दिस। ठीक है, सो इसको और सॉल्व करते हैं, तो यू विल गेट माइनस ऑफ ए प्लस बी का इनवर्स, ठीक है, इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर, जैसा कि आपने आपको बोला है एक मैट्रिक्स उसका इनवर्स मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होती है यू गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज है आपको ए दे देगी 2a माइनस बी, राइट, माइनस ये जो चीज है दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट, इनटू ए माइनस बी। ठीक है, ये चीज हो गई, और अपन ने अभी देखा i इंटू ए करो दैट इज इक्वल्स टू ए डॉट आई एंड दैट इक्वल्स टू ए इटसेल्फ मैट्रिसेस। तो आइडेंटिटी को आप मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी के साथ,
तो मैट्रिक्स a माइनस बी ही बचेगा। तो लास्टली फाइनली देख लेते हैं क्या बच रहा है। 2a माइनस बी माइनस इट इज a माइनस बी, ब्रैकेट खोलोगे, नेगेटिव a प्लस b आ जाएगा, दिस गॉट कैंसिल, 2a माइनस a, द वैल्यू इज a। ठीक है ना, तो आंसर वुड बी फर्स्ट ऑप्शन, राइट। दिस वाज सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सो एक और क्वेश्चन देखते हैं एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, राइट। सो लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन। चलिए गए, सो क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, राइट। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो एंड लेट्स चेक इट आउट कि ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन कैसे हम लोग बना सकते थे, राइट। इसमें बहुत ब्यूटीफुली, राइट, एपी को भी इन्वॉल्व कर लिया है ट्रिगो के साथ, राइट। सो लेट्स सी हाउ टू क्रैक दिस। ओके, so if the angles ABC of a triangle are in AP, arithmetic progression is AP, है ना। AP मतलब कॉमन डिफरेंस होगा एंगल्स के बीच में, सच दैट साइन ऑफ 2a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ। आपको दिख रहा है कि नहीं वहां पे, साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ a प्लस b, इसको उसने बोला है हाफ दिया हुआ है, ठीक है। तो साइन ऑफ b प्लस 2c का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सो और उसने बोला है कि एबीसी जो एंगल्स हैं वो एपी में है, समेशन 180 होता है ट्राइंगल में, तो हमको पता ही है, ठीक है। तो एपी है तो क्या करें, सो लेट्स से, है ना, ए को हम मान लेते हैं ए माइनस डी, एंगल ए को हमने ए माइनस डी मान लिया, है ना, बिकॉज जो सीरीज होती है वो ऐसी होती है, तीन एंगल से, तो ए माइनस डी एक मान लो, एक को डी मान लो, एक को ए प्लस डी मान लो, है ना। इफ यू स्टडीड एपी तो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, राइट। सो इसको आप ए ले सकते हैं, अज्यूम कर सकते हो स्मॉल ए, और सी को मान सकते हो ए प्लस डी, है ना। तो एक एंगल को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लिया, ए माइनस डी एंगल ए स्मॉल ए एंगल बी, और ए प्लस डी को हमने कैपिटल सी एंगल मान लिया, ठीक है। तो हमें पता है कि तीनों का सम टोटल 180 होता है, ट्राइंगल है। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 है। यहाँ पे रिस्पेक्टिव वैल्यू रखते हैं, स्मॉल ए इज फर्स्ट टर्म, राइट, ए माइनस डी हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ए सेकंड टर्म हो गया, ए प्लस डी थर्ड टर्म हो गया। सो ए इज ए माइनस डी, ठीक है। यहाँ पे ए रख दिया, यहाँ पे ए प्लस डी रख दिया, ठीक है। तो ये 180 हो गया, तो इससे हमको एंगल बी की वैल्यू मिल जाएगी, एंगल बी मतलब ए मिल जाएगा, तो डी डी कैंसिल हो गया, तो थ्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू 180, राइट। सो ए छोटा ए जो है वो हमने एंगल बी को बोला था, एंगल बी की वैल्यू फिक्स हो गई हमारी, ठीक है, इट इज 60 डिग्री, ठीक है, नो डाउट अबाउट इट। सो ये हमारा 60 डिग्री हो गया, दैट्स डन। नेक्स्ट व्हाट, एक और चीज हमें दी हुई है ये, ठीक है। तो इसके ऊपर हम काम करते हैं और देखते हैं कि डी कितना आ रहा है, क्योंकि जब तक हमें डी नहीं मिलेगा तब तक हम ए और सी को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो डी फाइंड आउट करने के लिए ये शायद हम इसको यूज कर सकते हैं। तो साइन ऑफ व्हाट एंगल इज हाफ, एक तो हमें पता है 30 डिग्री, साइन 30 हाफ होता है, और क्वाड्रेंट के रूल लगाओगे तो 150 में भी आपको मिल जाएगा, राइट। सो दोनों पॉसिबिलिटीज है, 2a प्लस बी, इट कुड बी 30 डिग्री, राइट, और 2a प्लस बी 150 डिग्री भी हो सकता है, दोनों में हाफ होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। ए हमने ए माइनस डी माना हुआ है, राइट। सो ट्वाइस ऑफ ए माइनस डी, ए की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है 60 आ चुका है, तो यहाँ पे हम छोटा ए, राइट, इक्वल टू 30 सॉल्व करके देखते हैं। ट्वाइस ऑफ ए, राइट, 2a प्लस ए माइनस 2d प्लस a इक्वल टू 30, राइट। 2a प्लस a इज 3a माइनस 2d इक्वल टू 30, राइट। सो ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 180 आ जाएगा, 180 को उधर ले आते हैं, ठीक है, तो माइनस 150 डिग्री आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू आ गई 75, ठीक है, डी इज 75, और ए 60 है और डी अगर हम 75 ले लेंगे या रखेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आ जाएगी, 60 माइनस 75 माइनस 15। अब एंगल नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो दिस हैज टू बी डिस्कार्डेड, दिस कॉमन डिफरेंस हैज टू बी डिस्कार्डेड, ठीक है। इसमें चलते हैं, यहाँ पे प्रॉब्ली चीजें सही आ जाएंगी, और सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन तो सेम रहेगा, वहां पे चीज बदल जाएगी, दिस एक्सप्रेशन, इसको ओपन करोगे बिल्कुल सेम आएगा। सो इट इज, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, माइनस रख सकते हैं, 3a माइनस 2d तो आएगा ही, और यहाँ पे आ जाएगा, हमने इसको 150 लेके चले तो 150 ले लेते हैं, ठीक है। a की वैल्यू अपनी 60 आ चुकी थी, 60 यहाँ रखते हैं, 180 आ जाएगा, सो माइनस 2d, 150 में से 180 आप सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस 30 आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, डी की वैल्यू 15, दिस इज फाइन, दिस इज फाइन, ठीक है। तो ए अगर डी अगर 15 लोगे, ए 60 लोगे, तो इट वुड बी नॉन नेगेटिव, है ना, तो फिर ठीक है, यू कैन से दिस, राइट। सो ये डी हो गया, ये ए हो गया, अब सारी वैल्यूज आपके सामने ही है, राइट। 60 एंड 60 माइनस 15 करोगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री,
ठीक है, आपको चाहिए b प्लस टू सी, बी ऑलरेडी 60 आ चुका था, ऑलरेडी 60 डिग्री। और यहाँ पे a प्लस डी की बात की है, तो 60 प्लस 15 करेंगे तो ये 75 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आप रख दीजिए b प्लस टू सी, बी की वैल्यू कितनी है 60, एंड सी को उसने बोला ट्वाइस ऑफ दिस, राइट? सो इट इज 150 प्लस 60। ठीक है, 75 को आपने डबल कर दिया, इट इज 150 प्लस 60, इट विल कम 210। ठीक है, तो आपको साइन ऑफ 210 निकालना है। ठीक है, तो साइन ऑफ 210 आप निकालते हैं, तो यू शुड नो, इसको आप क्वाड्रेंट रूल से 180 प्लस 30 डिग्री कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन 180 प्लस 30 अगर आप करते हैं तो यू रीच इन थर्ड क्वाड्रेंट, राइट? एंड साइन विल बी रिमेनिंग सेम। ऑल सिल्वर टी कप्स भी आप लगाते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, तो इट वुड बी माइनस साइन 30 डिग्री, राइट? सो आंसर वुड बी माइनस हाफ। राइट गाइस, सो दिस इज हाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। ओके गाइस, तो आप लोगों ने देखा कैसे 15 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। आई ट्राइड कि थोड़े से कॉन्सेप्ट भी आपसे शेयर करूं, रादर की है ना सिर्फ सोल्यूशन मोड पे आ जाऊं कि बस सॉल्व करना है, थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन भी करता मैं चला। सो शायद थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया होगा वीडियो बनने में, राइट? बट इट्स अ गुड कंटेंट गाइस, है ना? जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, है ना? बेल आइकन बटन प्रेस कर दें, बिकॉज ऐसे बहुत सारे अगले 3-4 महीने में वीडियोस आने वाले हैं आप लोग के लिए, जो बहुत ही शानदार काम आने वाले हैं आपको। आई एम टेलिंग यू दिस, राइट? तो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, अगले 15 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे लास्ट ईयर इंदौर पेपर के। एंड उसमें एक्सक्लूसिवली नया क्या रहेगा, उसमें जो बिल्कुल एक सरप्राइज पैकेज था डेटा इंटरप्रिटेशन का लास्ट ईयर, नोबडी एक्सपेक्टेड कि यार डीआई कुछ इस टाइप से पूछ लेंगे वो, राइट? इट वाज लॉजिक बेस्ड डीआई। ठीक है, इट वाज सरप्राइज पैकेज। सो उसको हम क्रैक करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग अस। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।